इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस है, इनका भी एक हेल्पलाइन नंबर है, आप उसको भी नोट कर सकते हैं 08046111007। तो यहाँ पर भी ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कर्नाटका बेंगलोर में है, तो ये इसमें भी आपको प्रोफेशनल जो है वो आपको एडवाइस कर सकते हैं, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो ये 2 हेल्पलाइन मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो iCall है ना, iCall का वेबसाइट भी है, तो आप इससे चैट भी कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन टॉकिंग तो आप इससे चैट भी कर सकते हैं। तो icallhelpline.org करके है, ICALL call helpline.org। तो इस पे आप फ्रीली, मतलब अगर आप कंफर्टेबल नहीं है बात करने में तो आप चैट करके भी इनसे अपनी जो काउंसलिंग है वो कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको बताया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है ना। तो आप यहाँ पर जो भी कॉल वगैरह लेने के लिए प्रोफेशनल्स जो होंगे वो अवेलेबल होंगे, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। And the good thing is it 24/7 वर्क करता है। It's not like कि कुछ इसका टाइम शेड्यूल है, 24/7 आप इनसे बात कर सकते हैं। लेकिन iCall will work मंडे टू सैटरडे काम करेगा 10 से 8 बजे तक, संडे को काम नहीं करेगा। और इसके वर्किंग आवर्स वही है, मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 8 तक। रात को कॉल मैसेज नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते। iCall जो टिस वाला मैंने आपको बताया ना, हेल्पलाइन सेंटर। तो अभी ये जो भी डिटेल्स शेयर हुई है, अगर आप लोगों ने नोट किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो हम लोग ये सेशन के एंड में आप सब लोगों से शेयर कर देंगे। तो सर जैसे कि यही बात है कि पहले हमने ये जाना कि कैसे पहचानेंगे कि सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, कि हम कैसे पता करें इसको सच में कोई दिक्कत है, मेंटली हमें हेल्प लेनी। फिर हमने ये बात कर रखी कि हमें कहाँ हेल्प लेनी चाहिए, हमें कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला। तो जैसे सर आपने बताया कि थेरेपी, और जनरली हमने जो भी सुना रहता है यही सुना रहता है कि हमें थेरेपी मिलती है या फिर हम काउंसलिंग कर सकते हैं। तो आप इनके बारे में कुछ बताएं कि हमें किन तरह की हेल्प किन जरूरत से मिल सकती है, और ये थेरेपी एक्चुअल में करती क्या है, काउंसलिंग हमें कैसे मदद करती है, इन सब चीज़ों पर अगर आप बात करें। सबको ये कन्फ्यूजन रहता है कि थेरेपी में बात करना ही होता है, राइट? कि मतलब आप जा रहे हो, यू आर जस्ट टॉकिंग टू द थेरेपिस्ट, खत्म, है ना। नहीं तो दूसरा है कि आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, वो आपको सॉल्यूशंस दे रहे हैं। ये 2 मिसकंसेप्शंस बहुत कॉमन है इंडिया में, इवन इन वर्ल्ड एज वेल, बट इट इज नॉट इट, है ना। कि थेरेपी में व्हाट हैपेंस इज यू नो योरसेल्फ कि आप क्या कर सकते हो, बट एट दैट स्टेज ऑफ लाइफ और एट दैट स्टेट ऑफ योर माइंड यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट, है ना। आप ऑब्वियसली अगर मम्मी पापा कुछ बोलेंगे आप सुनोगे नहीं, थेरेपिस्ट भी कुछ बोलेंगे आप सुनेंगे, बट यू आर गेटिंग ऑप्शंस, है ना। आपको इनसाइट दिया जाता है कि आप ये चीज कर सकते हो अपनी जिंदगी में, आप क्या चूज करना चाहते हो अपने लिमिटेशंस, अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से। सो इट इज मेकिंग यू अवेयर, है ना। सेल्फ अवेयरनेस जो होता है, अब्राहम मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स होता है, फिजिकल नीड्स, सेक्सुअल नीड्स, अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। तो आपको समझाया जाता है कि आपके लाइफ में आप ये कर सकते हो, ये नॉर्मल है या ये नॉर्मल नहीं है। फॉर एग्जांपल माना जाए तो यूजुअल प्रॉब्लम यूजुअली इन मेट्रोपॉलिटन और यहाँ पे भी कंसर्न्स है कि रिलेशनशिप इश्यूज वेरी कॉमन, राइट? कि लड़ाई हो गई, है ना, मैंने बहुत गुस्सा कर लिया, और ये बहुत मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होता रहता है ना। कभी गुस्सा आता है, कभी बहुत प्यार हो जाता है। व्हाई इज दिस हैपनिंग, है ना। सो अब वो सोचेंगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। It is obviously some problems, concerns with your emotions, but it is normal again. But वो emotion regulate कैसे करें, है ना। ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है ना। तो we are making them understand कि कम गुस्सा क्यों आता है, emotions feel क्यों नहीं हो पा रहा, है ना। आप कोई कुछ अगर सुबह को कॉल करा, शाम को कॉल किया कि irritability, है ना, चिढ़ जाते हैं कि नहीं करना, है ना, बहुत efforts लगता है। So everything is your play of your brain. Hormones play your brain, your blood, everything, your temperament, right, which is formed eventually, cold, hot or whatsoever. तो वो चीज समझना कि आपके बॉडी में क्या कैसा हो रहा है is important. तो ये लोग insight देते हैं, है ना। They give you education, they give you psycho educational things कि this is happening because of that reason, है ना। उनको ये insight देते हैं। उसके लिए बहुत थेरेपीज होता है, cognitive therapy होता है, dialectical therapy होता है, schema, everything focusing on different areas, है ना।
CBT, cognitive behavior therapy, right? REBT, rational emotive therapy, schema, play therapy for kids, behavioral modification. क्योंकि play therapy बच्चों में ज़्यादा यूज किया जाता है ना, क्योंकि उनको टॉयज और लाइवली चीज़ों से ज़्यादा इजी कनेक्ट कर पाते हैं, है ना. हम कोई 10-25 ईयर ओल्ड प्ले therapy कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, राइट. तो उनके सिचुएशन के हिसाब से उनको कैसे मैनेज करना है ना, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर सकते हैं, है ना. इज इट नॉर्मल, है ना. वो सोचते हैं कि ये तो सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है ना. बट नो, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर सफरिंग द सेम थिंग, है ना. हाउ डू दे कम आउट ऑफ इट. कई लोग खुद मैनेज कर पाते हैं, कोपिंग मैकेनिज्म, राइट. फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स बोलते हैं तुम खुद मैनेज करना सीखो. एट एन एक्सटेंट इट इज ट्रू. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु मैनेज देमसेल्व्स. हाउ? बिकॉज़ दे हैव अ वेरी साउंड वे ऑफ लिविंग, है ना. योगा, मेडिटेशन, माइंडफुल वे ऑफ ईटिंग, है ना. माइंड अब पेरेंट्स बोलते हैं ना खाते समय फोन मत चलाओ. भाई ये नहीं कि फोन गुस्सा आ जाए, बट बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग एन एक्टिविटी यू शुड बी वेरी माइंडफुल. माइंडफुल मतलब आप पूरी तरह से उस पर फोकस हो रहे हो. अगर खाना खा रहे हो तो उसमें मिर्ची कितना है, इसलिए हमारे पेरेंट्स है ना खाना खाते हैं इसमें नमक कम है, हम नहीं बोल पाते बिकॉज दे आर नॉट माइंडफुल. टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, राइट. सो देयर इज अ माइंडफुल वे ऑफ लिविंग, है ना. इसलिए व्हेन वी follow or believe in our religious texts or पुरातन thing, we don't actually follow the positives, है ना. हम negatives ले लेते हैं. उनका way of living था वो कितना positive है ना. सुबह उठना, खाना, वो क्या उसका टाइम लाइन होता है ना सुबह का, क्या बोलते हैं उसको, नहीं ब्रह्म मुहूर्त, या दैट टाइम लाइन, है ना. रात सनसेट होती ही सोना, 8 बजे के बाद नहीं खाना खाना, है ना. और तो देयर इज अ वे ऑफ लिविंग, है ना. सो उसमें जो पॉजिटिव्स है उसको हमें इम्बाइब करना चाहिए, राइट. सो थेरेपी इज वेरी वाइड. इट इज नॉट कि एक दिन आप आगे काउंसलिंग या थेरेपी की टीम यू कैन गेट अ सॉल्यूशन. इट इज अगेन अ प्रोसेस. क्योंकि अभी जैसे आपके लाइफ में प्रॉब्लम एक दिन में नहीं आया, उसको भी टाइम लगा ना, 1 साल 2 साल 3 महीने. उसी तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा, राइट. इट वोंट बी कि आप आते ही गेट अ सॉल्यूशन डन एंड डस्टेड, राइट. सो इट इज अ प्रोसेस. दैट इज व्हाट पीपल शुड अंडरस्टैंड. तो अभी हमने प्रोफेशनल लेवल पे बात की कि प्रोफेशनल लेवल पे हम लोग कैसे हेल्प सीख कर सकते हैं सब चीज़ें. अभी एक क्वेश्चन ये है कि हम लोग अपने एंड से कैसे अपनी मेंटल वेलबींग को इंश्योर कर सकते हैं. क्या ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं या कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे हम अपनी मेंटल वेलबींग का खुद से ख्याल रख सकते हैं अपने एंड से. टेक्निक्स जैसे मैंने आपको अभी कहा, माइंडफुल वे, राइट. Having a good routine, sleep and appetite is the basic thing, है ना. हम घर वाले बोलते हैं खाना सही टाइम पे खाओ, खाना सही से खाओ. There is a reason for that also. Lot of things that people or family say, there is a reason behind it. कई चीजें reasonable नहीं है तो we obviously fight back. That is an innate behavior. But खाना और सोना is the basic things that we ourselves can manage. अगर हाथ में चोट लग गया तो we can't do anything. It is gonna happen. But these 2 basic things जो हम खुद से कर सकते हैं, है ना, कि हम खाना सही से खा रहे हैं, सही से रहे हैं. This is the basic thing that I would suggest. Okay, I would like to add one more thing. जैसे सर ने कहा कि माइंडफुल ईटिंग जो है, माइंडफुलनेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. माइंडफुलनेस का मतलब यही है कि आप अभी यहाँ पर हैं तो आप यहीं पर हैं. यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट. क्योंकि मोस्ट ऑफ दी चीज़ें मुझे लगता है कि जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं वो तब होती है जब या तो हम पास्ट में जी रहे होते हैं या फिर हम वी आर वरीड अबाउट कि फ्यूचर में क्या होगा, है ना. कि जब आप इस तरीके से जीते हैं हमेशा तो क्या होता है कि उसका इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है. आप हमेशा पुराना जो बुरा हुआ उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो उसका आउटकम होगा कि आपको कोई मेंटल इलनेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. या फिर आप हमेशा फ्यूचर में जिएंगे कि कल क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा, मेरा जॉब का क्या होगा, शादी का क्या होगा, मेरे रिलेशनशिप का क्या होगा, व्हाटएवर. अगर आप फ्यूचर में इस तरह से सोचते रहेंगे तो उसकी वजह से भी क्या होती है, बहुत सारी मेंटल इलनेस होती है. तो उसका सोल्यूशन है वही माइंडफुलनेस कि आप अभी जो प्रेजेंट में है उस लाइफ को अपनी या प्रेजेंट मोमेंट को बेहतर तरीके से जिए. अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप खाने को देखें, भाई उसके टेक्सचर को महसूस करें, उसके कलर्स को देखें, है ना. उसे वो खा रहे हैं तो आप महसूस करेंगे वो कैसा उसका टेस्ट आ रहा है, आपकी टेस्ट बड को कैसा महसूस हो रहा है. आप किसी नेचर में बैठे तो आप देखिए कि वहाँ पे पेड़ कैसा है, कितना बड़ा है ना, चिड़िया है तो कैसी आवाज़ निकालती है. तो ये इसको हम कहते हैं कि माइंडफुलनेस, कि आप जहाँ पर रह रहे हैं उस प्रेजेंट में आप उसको क्या करें, जिए. दूसरी चीज़ है आपको मेंटेन करना है कोई भी रूटीन. रूटीन का मतलब है कि आपके उठने का समय, आपके सोने का समय, आपके खाने का समय, आपके जो भी आप डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके लिए आप टाइम को क्या करें, फिक्स करें और एक रूटीन बनाएं. रूटीन हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा ब्रेन अगर उसको केओस में छोड़ दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकता है.
तो वो सोचेगा तो सोचने के लूप में फंस जाएगा और इतना नेगेटिव सोच देगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है ना, तो वो बियॉन्ड कई दिनों तक जा सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है रूटीन इसलिए हेल्पफुल होता है कि हमें वो क्या करता है, एक ट्रैक पे लाने की मदद का काम करता है। सपोज करो आपका मन नहीं कर रहा उठने का, लेकिन आपने रूटीन है कि चलो आपको 7 बजे उठना है, तो आपका मन नहीं भी कर रहा है तो आप उठिए, 10 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। तीसरा कंपोनेंट है एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, क्योंकि अगर हम 20 मिनट भी कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लो आप घर पे बैठ के कोई डांस कर रहे हैं, कोई योगा कर रहे हैं, कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, या कोई जिम जा रहा है ना, कोई और भी फिजिकल एक्टिविटीज होगी। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी होगी तो उससे जब स्वेटिंग होती है तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो आपको वो अच्छा महसूस कराते हैं, है ना। महसूस करना हमेशा रैशनल नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स और जो हमारी एक्टिविटी है उनका इफेक्ट पड़ता है ना। आप फोन पे स्क्रॉल करते हैं तो क्यों स्क्रॉल करते जाते हैं, क्योंकि डोपामिन सीक्रेट हो रहा है, ब्रेन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है ना। 30-30 सेकंड्स में आप इसलिए रील को कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, आप 20 मिनट्स की रनिंग करके आए, हो सकता है कि आपको जाने का मन न करे, लेकिन जब आप 20 मिनट की रनिंग करके आएंगे या वॉकिंग करके आएंगे, ब्रिस्क वॉकिंग, तो आपको ऑब्वियसली अच्छा महसूस होगा, है ना। लेकिन वही है कि आपको इसलिए एक्सरसाइज जो है उसको अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाना है। एक्सरसाइज इसलिए नहीं कि आपको पतला होना है, आपको या बिल्कुल 0 फिगर अचीव करना है या किसी सेलिब्रिटी की तरह दिखना है, इसलिए नहीं, क्योंकि आपको अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखना है। इसलिए आपको एक्सरसाइज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपको करनी है। तीसरी एक चीज मैं, चौथी एक चीज मैं कहूँगी जिसको हम बोलते हैं जो डीप ब्रीथिंग है। हमारी जो ब्रीथ है, हमारी जो सांस है, दैट इज कनेक्टेड टू अवर मेंटल हेल्थ और वेलबींग। तो हम जो सांस लेते हैं, है ना, तो उसमें कई सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है। तो एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है बॉक्स ब्रीदिंग, है ना। तो बॉक्स ब्रीदिंग हम यहाँ पर कर भी सकते हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल तो एक कर भी सकते हैं उसको फॉर अ टाइम, है ना। तो आप उसमें बैठ जाइए जैसे भी बैठे हैं, है ना। तो उसमें हमें क्या करना है, वो 4-4-4 पे वॉक करेगी। तो मैं आपसे बोलूँगी सांस लीजिए, तो आप 4 सेकंड तक अपनी सांस लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 4 सेकंड तक उसको होल्ड करेंगे, 1 2 3 4, एंड 4 सेकंड के बाद आप उसको क्या करेंगे, छोड़ेंगे अपने मुंह से, है ना, और 4 सेकंड कुछ नहीं करेंगे। तो दैट इज बॉक्स ब्रीदिंग, ठीक है। ट्राई करते हैं, ओके। उस पर एक और चीज ऐड करता हूँ। बॉक्स ब्रीदिंग इसलिए कहा जाता है बिकॉज आप मन में बॉक्स को इमेजिन कर रहे हैं, राइट। एक स्क्वायर बॉक्स इमेजिन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसको मान लीजिए, राइट। सो मैम ने जैसे कहा, व्हेन यू ब्रीथ इन यू गो अप, right, and then you hold, you walk here, you breathe out, you hold, you breathe in, you hold, you stay, and then you breathe out. So mind में you keep on imagining. So इसका reason ये है so that you focus on that box and you are breathing as well. वरना आप सिर्फ breathing करोगे तो your mind distracts. So you imagine yourself that you are walking across the box and then you do what ma'am says, that will be more effective. ठीक है? वो मदद करेगा कि आप प्रेजेंट में जिएंगे ना। आप अपने पास्ट की जो चिंताएं हैं, फ्यूचर में जो हुआ है, उनको छोड़ के यू लिव इन दैट फॉर फ्यू सेकंड्स, है ना। ओके, सो हाँ, क्लोज योर आईज, अंजना आंखें बंद करो। सो अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी कमर सीधी कीजिए और सांस को हम क्या करेंगे, अंदर लेंगे। तो सांस को अंदर लीजिए, 4 तक काउंट कीजिए, 4 सेकंड उसे होल्ड करके रखिए और 4 सेकंड तक मुंह से छोड़िए उसे, मुंह से छोड़िए। 4 सेकंड कुछ नहीं करना है। नाउ रिपीट इट, ब्रीथ इन, होल्ड एंड ब्रीथ आउट। Again, breathe in, hold, and breathe out. Again, breathe in, hold, breathe out. Again, breathe in, hold, breathe out. One more time. Breathe in, hold, and breathe out. Now you can open your eyes.
कैसा महसूस हुआ? हुआ? सांस भी डायरेक्ट अंदर आ रही है। तो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, डीप ब्रीदिंग, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस को या मेंटल जो प्रॉब्लम्स है उसको हेल्प करती है। जब कभी भी आपको एंजाइटी फील हो या आपको बहुत घबराहट फील हो तो आप इसको कोशिश कर सकते हैं, है ना। तो आप लंबी लंबी सांसें लेंगे तो उससे भी आपको कई बार क्या होता है कि हमारी ब्रीदिंग की वजह से क्या होता है कि हमारा जो ध्यान है वो हमारे ब्रीथ पे कंसंट्रेट हो जाता है। तो जो पुराना आगे या पीछे का बैगेज है उसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो इसलिए वो भी हमें क्या होता है, मददगार होता है। एक टेक्निक और है जिसको हम कहते हैं जर्नलिंग, है ना। तो जर्नलिंग का मतलब है कि आप कोई भी डायरी बना लीजिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना लीजिए। तो आप उसमें क्या कीजिए कि अपने पूरे दिन की जो भी चीज़ आपने महसूस की, जो भी चीज़ें आपको बुरी लगी, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी, तो आप उसको अगर जर्नलिंग के फॉर्म में अगर डेली बेसिस पर मेंटेन करेंगे तो वो भी क्या करता है, आपके इमोशंस को प्रोसेस करने में क्या करता है, मदद करता है। तो मोस्टली जो डे टू डे लाइफ में जो मेंटल इलनेसेस होती हैं वो इसीलिए होती है क्योंकि हम अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। उसका बैगेज जो पाइल अप होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो अगर आप उसको डेली बेसिस पे हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन या डेली व्हाटएवर सूट्स यू, अगर आप जर्नलिंग करेंगे तो उससे भी क्या होता है, कई बार हमें मदद मिलती है अपने इमोशंस को प्रोसेस करने में, उनको रेगुलेट करने में। वो डायरी आपको किसी को दिखानी नहीं है, बस फॉर वो आपके अपने लिए। आप गंदी भाषा में लिखो, आप इंग्लिश में लिखो, आप किसी भी भाषा में लिखो, तो वो आपको क्या करेगी, मदद करेगी, है ना। इसके अलावा एक होता है प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, कि आपको क्या करना है कि आप जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, वो किसी किसी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होंगे या थैंकफुल होंगे। तो आप उसको भी अगर लिखेंगे, सपोज कि आई एम थैंकफुल फॉर व्हाटएवर, गुड फैमिली, आई एम थैंकफुल फॉर गुड फूड, व्हाटएवर, आप यू आर थैंकफुल फॉर व्हाटएवर लीजिए। तो अगर आप उसको भी अगर जब आप दिन की शुरुआत कर रहे हैं, आप उससे करें प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, कि आप लिखें हर दिन 10 सेंटेंस लिखें कि आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं, किस चीज़ के लिए आप कृतज्ञ हैं दूसरों के लिए, आपकी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है। अगर आप उसको भी प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपको मदद करता है अपने जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल वेलबींग है, उसमें सुधार करने के लिए। चौथा एक चीज़ और भी है कि जैसे कोई क्रिएटिव एक्टिविटी है, जैसे कि गार्डनिंग है, लाइक कुकिंग है, डांसिंग है, क्ले व्हाटएवर, या ड्राइंग, पेंटिंग, जो भी क्रिएटिव एक्टिविटी है जिसमें आप अपने इमोशंस को, या पोइट्री है, या राइटिंग है, एनीथिंग, है ना। तो अगर आप इसी क्रिएटिव तरीके से अपने इमोशंस को, थॉट्स को उस आर्ट के माध्यम से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो वो भी कई बार क्या होता है, हमारी मेंटल वेलबींग को इम्प्रूव करने में मदद करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप इंडिविजुअल लेवल पे अपने स्तर पर कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें एक और चीज़ पर्सनली ऐड करना चाहता हूँ जो हम वेरी इजीली कर सकते हैं, अपना बिस्तर बनाना। और स्टार्ट ऑफ द डे, फर्स्ट थिंग दैट यू डू, मेक योर बेड। देयर वाज सम कैप्टन और समवन, पहले बचपन में मैं भी नहीं करता था, आई वाज वेरी लेजी। मम्मी ने बहुत डांट के अब मैंने वो हैबिट बनाया। उसमें वो कैप्टन कहते हैं कि इफ यू डोंट स्टार्ट योर डे विदाउट मेकिंग योर बेड विद देन योर डे इज नॉट परफेक्ट, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट टास्क ऑफ द डे ना। पहले दिन उठते ही आपका पहला टास्क है आप बेड बना रहे हैं एकदम सही से, राइट। सो मतलब आपका रूम साफ होना चाहिए, है ना। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, जब मेरा एग्जाम होता है मेरा रूम पूरा मेसी होता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ना। नॉर्मल डेज में आई क्लीन माय रूम। सो वो एक रूटीन अगर आप बनाएंगे कि आप अपना रूम और सराउंडिंग्स क्लीन करोगे, तो ऑब्वियसली नेचर भी क्लीन होगा, योर माइंड विल आल्सो बी क्लीन, राइट। अदरवाइज व्हेन इट इज मेसी, एंड आल्सो कलर्स मैटर्स अ लॉट, है ना। व्हाट कलर इज इन योर रूम, रेड, ब्लू, वेरी डिस्टर्बिंग। व्हाट कलर्स यू हैव इन योर रूम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर मेंटल हेल्थ। जिम में रेड होगा because you need that pump, you need that dopamine rush to work out. But rooms or in therapy sessions also, therapy rooms it's always pastel colors, calm colors, so that you feel relaxed, right? So rooms में हमेशा comforting colors होना चाहिए so that you feel relaxed. So these two things which you can do in by yourself. And rooms में आप कुछ motivating चिपका दिया, right? कुछ note motivational कुछ लिख दिया, something like that. That is very helpful for a good start, for a good push by yourself. इसके लिए आपको किसी थर्ड पर्सन की हेल्प नहीं चाहिए, राइट। So I just want to add some more thing in this. तो मेरे एक कोच हैं जिनसे मैंने कोचिंग लेती हूँ या मैंने पहले भी ली हुई है।
सो ही यूज्ड टू से लाइक कि अगर तुम खुद को नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे हो तो तुम ये दूसरे से एक्सपेक्ट मत करो कि दूसरा तुमको आके अप्रिशिएट करेगा या तुमको कोई अच्छा सा मतलब वाह यार तुम कितने प्यारे लग रहे हो, लाइक वी आर जस्ट सीकिंग फॉर दिस ना कि कोई तो मेरे को बोल दे यार मैं आज तैयार होके आई हूँ, किसी ने बोला नहीं अच्छा आज अच्छी नहीं लग रही थी, शायद किसी ने भी नहीं बोला लाइक तो ही यूज्ड टू से लाइक मे बी इट कैन बी थोड़ा सा किसी के लिए हो सकता है बट ही यूज्ड टू से दिस, यू कैन ऑल्सो चेक आउट हिज पॉडकास्ट ऑल्सो, ही इज रॉनित रंजन। सो ही यूज्ड टू से कि मैं जब भी शीशे के सामने खड़े होता हूँ और तैयार होता हूँ तो मैं अपने आप को बोलता हूँ मान तो मैं हूँ यार। सो मे बी इट कैन बी लाइक कि क्या बोल रहे हैं ऐसा, बट इट्स लाइक कि आपको कौन सा वर्ड कनेक्ट होता है, लाइक यार स्मार्ट तो मैं लग रहा हूँ या स्मार्ट तो मैं लग रही हूँ, वाह मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। So means it is like कि आप अपने आप को क्या कर रहे हो, you have like affirmations like you said, हाँ तो ये कुछ affirmation होते हैं कि I'm happy, I'm healthy, I'm beautiful, क्योंकि बहुत सारा कॉन्फिडेंस हमारा अपना जो हम फिजिकल अपीयरेंस होता है और जो हम मेन जो होता है कि पहला आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, और हम लोग मोस्टली कॉन्फिडेंट कैसे आते हैं, हम लोग का ड्रेसअप या हम कैसे दिख रहे हैं या कैसे, जब आप ही उसको नहीं देख पाओगे या आप ही उसको नहीं कंसीडर कर पाओगे कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं अच्छा हूँ या मैं जैसी भी हूँ मैं अच्छी हूँ। सो यू हैव टू रियलाइज दैट मीन्स फ्रॉम योर सेल्फ कि हाँ ठीक है आई एम गुड, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। तो ये सारे अफर्मेशंस होते हैं जिनको हम मिरर के सामने मॉर्निंग में हम इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने 4-5 अफर्मेशंस बना ली एंड दैट यू कैन से एवरी टाइम एंड लाउडली आपको इनको बोलना है आई एम इनफ। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है हम दूसरे को ही देखते हैं यार कुछ प्रॉब्लम होगी, जब तक मैंने किसी को नहीं बताया वो मेरे अंदर ही इतना क्योटिक हो रहा है। जैसे आपने कहा जर्नलिंग है, तो जर्नलिंग में हम ये भी लिखते हैं, जर्नलिंग इज वेरी लाइक डाइवर्स। उसमें क्या है कि क्वेश्चंस हैं आपके पास, जैसे आपको लग रहा है कि आपका लव लाइफ सही नहीं चल रहा है, सो यू हैव सम क्वेश्चंस। आप अभी उसको पिंटरेस्ट में देखते हैं या कहीं भी गूगल करते हैं कि मुझे जर्नल करना है इस वाले रिलेशनशिप में, सो इट विल गिव यू सम प्रॉम्प्ट्स, वहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो जर्नलिंग के लिए लाइक इट्स यू कैन डू दैट ऑल्सो कि आप उसमें लिख रहे हैं अपना डेली, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे मुझे आज लव लाइफ में देखना है या मुझे फैमिली में देखना है, सो यू कैन फाइंड आउट द क्वेश्चंस, यू कैन डू दैट। और सेम है अफर्मेशंस का, तो आपने 5-6 अफर्मेशंस बनाए और यू कैन जस्ट मिरर के सामने आप गए और आपने उनको रोज प्रैक्टिस किया। आप देखेंगे कि जो हम बोलते हैं, कहते हैं जैसा आप बोल रहे हो वैसा आप बन जाते हो, है ना। जब हम बोलते हैं मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ यार जो भी आएगा देख लेंगे हो जाएगा, है ना, वो हो भी जाता है। जब यार क्या होगा पता नहीं क्या होगा एंड देन वहाँ पे वो दिखता भी है, वो फेस में हमारे झलकता है। क्यों? क्योंकि माइंड में वो चीज चल रही है, तो हमारी बॉडी माइंड कहीं भी, जैसे सर ने कहा कि फिजिकल और मेंटल जो बॉडी है वो कोई अलग नहीं। तो आपके अगर दिमाग में कुछ ऐसा थॉट चल रहा है, कभी नहीं होता हम देख, जैसे मैं हमने कहा कि हम किसी को देख के पहचान सकते हैं, उसका ड्रेसअप देख के पहचान सकते हैं कि शायद ही आज परेशान है, या उसका स्टेट ऑफ माइंड मतलब मूड ऐसा बिल्कुल ऐसा अलग। तो ये चीजें हमारे चेहरे पे रिफ्लेक्ट होती है, वो चीजें ना जो भी हम फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या कि हमारे थॉट्स उन चीजों को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। तो अफर्मेशंस हमको हेल्प करता है इन चीज़ों से डील करने में। तो इसी के साथ साथ एक EFT टेक्निक भी होती है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक होती है, जिसमें कि हम अफर्मेशंस को सर्टेन टैपिंग के साथ उनको हम बोलते हैं एंड इट इज वेरी मच हेल्पफुल। तो उसमें वी कैन डू हियर आल्सो, वी हैव टाइम, सो उसको हम कर सकते हैं। इट्स लाइक कि आपको यू हैव टू मीन्स आपको 2 अपने फिंगर्स के यूज करना है एंड देन यू हैव टू टैप, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस। आपको यहाँ पे जो आपकी आईब्रोज है उनके बीच से स्टार्ट करना है। यू हैव टू टैप लाइक दिस, ओके। इट्स नॉट लाइक कि कितना देर टैप करना है, क्या करना है। यू हैव टू टेक 3 अफर्मेशंस, कोई भी, और टाइम नहीं है तो 1-2 अफर्मेशन या जो मेजर है उसको ले सकते हैं। सो बेसिक अफर्मेशन हमारी होती है आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम कॉन्फिडेंट। वी यूज दिस क्योंकि हेल्थ सबको चाहिए, कॉन्फिडेंस सबको चाहिए, हैप्पीनेस सबको चाहिए, ओके। सो वी विल स्टार्ट विद दीज 3 अफर्मेशंस एंड वी हैव टू स्पीक देम अलाउड, ओके। लाउडली हम लोग उनको बोलेंगे एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, देन वी विल टैप हियर, देन वी विल टैप हियर, this and then collarbones, then after that this place and then here underarms and then this one place, okay। तो साथ में हम लोग करते हैं इसको, can we? Okay, so we will start and आप सभी को मेरे साथ बोलना है these 3 affirmation, I am happy, I am healthy, I am confident, okay। तो loudly हम बोलेंगे, हाँ पूछना चाहिए बिल्कुल, okay, yeah।
I am happy. I am happy. I am healthy. I am healthy. I am confident. I am confident. I am happy. I am happy. I am healthy. I am healthy. I am confident. I am confident. I am happy. I am happy. I am healthy. I am healthy. I am confident. I am confident. I am happy. I am happy. I am healthy. I am healthy. I am confident. I am confident. I am happy. I am happy. I am healthy. I am healthy. I am confident. I am confident. I am happy. I am happy. I am healthy. I am healthy. I am confident. I am confident. I am happy. I am happy. I am healthy. I am healthy. I am confident. I am confident. I am happy. I am happy. I am healthy. I am healthy. I am confident. I am confident. I am happy. I am happy. I am healthy. I am healthy. I am confident. I am confident. I am happy. I am happy. I am healthy. I am healthy. I am confident. I am confident. Now take 3 deep breaths. Release from your mouth. Feeling happy? तो ये हम लोग को हेल्प करता है, तो आप इनको 3 टाइम आप इसको रिपीट कर सकते हैं, सो इट विल हेल्प यू। तो ये इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, और जो हमने पॉइंट्स करे कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस जो है रेगुलेट होते हैं इन चीज़ों से। सो दीज आर सम टेक्निक्स विच वी कैन यूज, और उसके साथ साथ अफर्मेशन, जर्नलिंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि फैमिली से बात करना ज़रूरी है। एक टाइम पे जैसे हम सीख करते हैं ना कि कोई मुझसे पूछे कि कैसे हो तुम, तो पहले हम स्टार्ट कर सकते हैं कि मम्मा आपका दिन कैसा गया, पापा आपका दिन कैसा गया। सो इट्स अ गुड स्टार्ट कि हम स्टार्ट करें, देन दे विल आल्सो फाइंड इट आउट कि अच्छा ये हमारे लिए वर्क कर रहा है। सो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ चेंज। बचपन में हाउ आर यू का जवाब हमेशा आई एम फाइन। सो नाउ वी कैन आल्सो से कि हां आज अच्छा नहीं फील है। So there are more options. No, I'm not feeling good. Right? I am sad. Yeah, I'm excited. But we are conditioned in a certain way. We are always saying कि I'm fine. मैं बढ़िया, कैसे हो तुम? मैं बढ़िया, तुम बताओ। So now कोई expect नहीं करता कि हाँ नहीं दिक्कत है, फिर सुनना पड़ेगा ना बैठ के। Then also कभी ऐसा होता है तो I found वैसे अब हमारी सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा एक हैप्पी सोसाइटी में कन्वर्ट हो रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन जितना अदर स्टेट में इम्पैक्ट किया, शायद उत्तराखंड में और पिथौरागढ़ में भी हम लोग को इतना वो नहीं हुआ, क्योंकि हम तब भी मस्त एकदम पिड्डू अड्डू सब खेलते थे। तो आई फील ब्लेस्ड कि हम पहाड़ से आते हैं, तो हमारे पास बहुत हम लोग कुछ नहीं था तो हम गाँव चले गए थे, कोई नहीं इधर गाय भैंस चराने चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, नो वन विल से कि ऐसे दूरी डिस्टेंस बनाए है ना। तो वी आर वेरी मच ब्लेस्ड इन दिस कि मेंटल हेल्थ में ऑल्दो इट इज वन एस्पेक्ट की है हम लोग के वहाँ पे भी, बट वी हैव सर्टेन वेज कि हम अपने को रेगुलेट भी कर सकते हैं। We are more close to nature also. This is the main thing कि we are more close to nature. Once you will live in the metro cities and big cities, तो वहाँ पर nature से connection होता ही नहीं है। वहाँ पर मतलब day start होगा तुम भाग रहे हो और day खत्म होगा, throughout the day तुम भाग ही रहे होते हो, पता नहीं कहाँ भाग रहे हो। Nobody knows कि हम कहाँ भाग रहे हैं, लेकिन हम भाग रहे होते हैं। मतलब हमारे पास टाइम नहीं होता कि बैठ लें, सनराइज देख लें, सनसेट देख लें, पेड़ को देख लें, किसी फूल को देख लें, मतलब बर्ड की आवाज़ सुन लें। वहाँ पर हमारे पास ये स्कोप नहीं होता, लेकिन पहाड़ों में हमारे पास ये प्लस पॉइंट है कि हम नेचर के बहुत क्लोज या प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, तो उससे भी हमें क्या होती है, नेचर को एडमायर करने से या नेचर में बैठने से भी हमें कई बार because of all these problems ना, one of my friends, she is in Pune right now, she quit her job, उसने अपनी जॉब छोड़ दी है क्योंकि वहाँ वो नहीं झेल पा रही उस चीज़ों को, जो भी इन्वायरमेंटल प्रेशर है, तो वो अब हिमाचल में शिफ्ट हो रही है। तो आई फील कि हाँ भैया हम पहाड़ में ही जाएंगे। मेरा एक बहुत क्यूरियस क्वेश्चन था जब उत्तराखंड में ये प्रोग्राम चल रहा था कि पहाड़ियों को दिक्कत होता है विंटर में, मतलब लिविंग इन दिल्ली इट इज वेरी प्रॉब्लम। तो यहाँ आने के बाद हमें लगता है कि पीपल डू कनेक्ट, जो हमारे ओल्डर जनरेशन है, दे आर वेरी कनेक्टेड टू देयर नेचर, उनको कम प्रॉब्लम्स है। अभी की जनरेशन क्या हो गया ना कि वी आर ऑन फोन, एग्जैक्टली, तो नेचर से हमारा कनेक्शन जो रहता था वो कट हो गया, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो टूरिस्ट और ट्रैवलर का डिफरेंस, टूरिस्ट आके देख के चल जाता है, ट्रैवलर कम्स लिव्स दैट प्लेस, है ना, वो महसूस करते हैं ना। वीडियो रिकॉर्डिंग सेकेंडरी है, प्राइमरी दे लिव दैट प्लेस, दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, दे इंटरेक्ट विद द लोकल्स, दे मेक देयर होम एवरीवेयर दे गो, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलर एंड टूरिस्ट। जैसे कि हम अभी बातें हो रही, तो जैसे हमने बहुत क्वेश्चन पूछे आपने, और आपके मन में कोई क्वेश्चन है
ऐसे कुछ हमारे साथियों के मन में भी कुछ क्वेश्चन होंगे, तो उनसे भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो किसी साथी का कोई क्वेश्चन है, कुछ हमारे ऑनलाइन भी जुड़े हैं, तो वो भी कुछ क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन भी हमें शेयर होंगे। हमारे किसी साथी का हाँ सर। नमस्कार, मैं लव कुमार हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया, वो ATC ऑफिसर है साउथ इंडिया में। तो उसने बताया कि कुछ साल उसको हो गए हैं जॉब करते हुए। तो उसने बताया कि कुछ उसके फ्रेंड्स या फिर घर के कुछ लोग उन्हें क्योंकि वो अच्छी जॉब में आ गया तो पैसे उधार लिए। इसमें क्या होता है, अक्सर कुछ लोग पैसे लेने के बाद जब वापस करने की स्थिति में नहीं होते हैं तो वो बात करना बंद कर देते हैं। अब ये जो लोग थे वो उसके काफ़ी क्लोज थे इस मामले में कि वो उनसे बात करता था और अपनी ये शेयर करता था। अब क्या हुआ कि उन्होंने पैसे ले लिए, अब पैसे वापस नहीं कर पा रहे हैं तो बात करना बंद कर दिया। अब उसको अकेलापन फील हो रहा है, अब वो परेशान हो रहा है, कह रहा है लोकेश भाई वो तो पैसे वापस ना करें कोई बात नहीं, उसको हम बात तो कर लें। तो मैंने उसको समझाया कि देखो अब उन तक ये बात हमको समझ नहीं है कि पैसे वापस नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम अपने टर्म्स वो ओके रखें। ठीक है, दिक्कतें आती हैं, लोग प्रॉपर्ली प्लान नहीं कर पाते हैं तो वापस करने को भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन बात करें। अब ये बात उनको मैं तो समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे टेस्ट में नहीं है, लेकिन जिस पे बीत रही है वो इस चीज़ को कैसे डील करे। आपका मैम जॉब क्या होगा इसके लिए, आप लोग प्लीज कुछ गाइड करें इस पे। शायद वो दोस्त भी देख रहा हो, ये ऑनलाइन में लिख दिया था उससे। विलियम शेक्सपियर का नाम सुना होगा ना, शेक्सपियर है ना। तो उनके कोई एक बुक में एक स्लोगन है, एक कोट है कि नेवर बी अ लेंडर और अ बोरोवर। कभी पैसा दो मत और उधार मत लो, ठीक है। दैट इज नॉट एप्लीकेबल हियर बट दैट इज समथिंग एवरीबॉडी कैन फॉलो, क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत कॉमन हो चुका है बिकॉज फाइनेंशियल इश्यूज है। बट देन क्या उन्होंने उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश किया इस चीज़ के बारे में, जो जिनको इमोशनल प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ, तो उन्होंने उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश किया? वो तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो है फ़ोन करने का ट्राई किया लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। फ़ोन नहीं उठा रहे, क्योंकि इसका एक ही सोल्यूशन है कि वो उनसे कम्युनिकेट करे कि वो कैसे इमोशंस फील कर रहे हैं, कि पैसा एक बात है बट इमोशंस अलग है ना। तो दैट इज वन सोल्यूशन दैट दे कैन डू, कि क्या किसी ने कैसे अगर कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व होकर उन दोनों से कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, क्योंकि द सेकंड पर्सन माइट बी फीलिंग कि वो क्या सोचेंगे, वो लड़ाई झगड़ा करेंगे, क्योंकि आजकल हो रहा है कई चीज़ें। सो दैट इज वन सोल्यूशन दैट आई कैन से, दैट दे कम्युनिकेट कि मैं पैसा नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, जब भी टाइम वो दे सकते हैं, राइट। सो दैट इज वन थिंग दैट आई कैन सजेस्ट। And one more thing I want to add in this, there is a famous thing, art of letting go. So this is very much important. Sometimes चीज़ें हमको ज़्यादा बॉदर तब करती हैं जब हमको ऐसे कस के पकड़ लेते हैं, चाहे वो रिलेशन है चाहे कोई भी चीज़ है। If we will worry, अच्छा बात नहीं कर रहे, अब क्या, तो sometimes it's good to say bye after some time, मतलब कि ठीक है, they tried, उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने बात करने का कोशिश किया। इफ दे आर नॉट रेडी टू टॉक या वो नहीं रेडी है बात करने को, समटाइम इट्स गुड टू से ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का एक पर्पज होता है आपकी लाइफ में आने का, हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है आपकी लाइफ में रहने का। सो डोंट थिंक कि कोई भी चीज़ परमानेंट है आपकी लाइफ में। सो इफ यू कैन फील लाइक कि इन्होंने मुझसे बात ही करना है, व्हाट इफ मीन्स इट्स जस्ट ऐसा वाइड सिनेरियो है, क्योंकि हर कोई जो यहाँ आया है वो जाएगा ही जाएगा। सो आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, हम किसी चीज़ को अगर इतना होल्ड करके बैठ जाएंगे कि नहीं ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दिस फीलिंग कि वो उनका बात करना उनको प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, देयर थॉट्स, ओन थॉट्स कि अच्छा बात नहीं कर रहा, मेरे पास कोई नहीं, आप उनके साथ हैं, यू आर सजेस्टिंग हिम दिस मच, आप उनकी बात यहाँ पे रख रहे हैं, सो आपसे बेटर कौन उनके लिए हो सकता है। सो यू मतलब उनके पास है सराउंडिंग में, वी आर नॉट लाइक कि मेरे पास एक ही पर्सन है। इंडिया में तो ऐसा है ही नहीं कि हमारे पास एक पर्सन है, वी हैव अ लॉट। तो आपको देखना है कि किस कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में है, ठीक है, कितने टाइम के लिए है, क्या है, यू हैव टू बी रेडी टू लेट गो थिंग्स। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है किसी भी चीज़ के लिए, और ये कोई इंसान नहीं है आई विल जस्ट से ये मेरी पेन है, ये मेरी पेन है, आई विल होल्ड इट लाइक दिस, कल के दिन खत्म हो गई, चोरी हो गई, टूट गई, देन आई विल लाइक मुझे स्ट्रेस हो जाए, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा है। सेम विद गोज विद पर्सन्स ऑल्सो। तो आर्ट ऑफ लेटिंग गो इज द की टू बी हैप्पी इन आवर लाइफ। मेन क्वेश्चन और है इसमें एक और चीज मैं कहना तो अर्जुन ने वॉर के टाइम में, युद्ध के समय, अर्जुन श्री कृष्ण से ये पूछा था कि मैं कैसे अपने
परिवारजनों के साथ युद्ध कर सकता हूँ, है ना। तो श्री कृष्ण ने भी कहा था परिवर्तन, राइट, चेंज इज इनएविटेबल, है ना। चेंज होगा तभी कुछ होगा नया, राइट। अगर हम कुछ सीखेंगे नया या कुछ नया बदलेगा तभी कुछ होगा। मैं अगर केरला से दिल्ली, दिल्ली से उत्तराखंड आया, देयर इज चेंज। केरला में अलग खाना, अलग जगह, अलग वेदर, दिल्ली में अलग, उत्तराखंड में अलग, तो उसके बिना लाइफ नहीं हो सकता, राइट। चेंज इज इनएविटेबल। लोग कहते हैं कि आप इतना छोड़ के यहाँ आ गए, आप तो इकलौते हो, घर वाले नहीं सोच रहे कि आपको बढ़ के नहीं रखे, वो छोड़े इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, एंड दैट इज चेंज इज इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, चेंज इज इम्पोर्टेंट। मैं एक क्वेश्चन मेरा और भी है, जो आपने कहा था कि जो लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यूज़ करते हैं वो शायद ही कभी हैप्पी रहते हैं, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है कि हमें तो जानते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में नुकसान करता है, लेकिन जो क्रेविंग होती है वो उसका रूट कॉज क्या है? मैंने खुद कभी नोटिस किया है कि जब मुझ पर काम ज़्यादा लोड होता है या कोई इंटरेस्ट होता है तो मुझे फिर स्पाइसी और पिज्जा खाने का मन है। हाँ, तो सर वो तो जैसे जब स्ट्रेस होता है तो हम बिंज ईटिंग तो करते ही हैं। बिंज ईटिंग डायरेक्टली हमारे लाइफ में जो आउटकम होता है वो किसी स्ट्रेस या किसी इमोशनल डिस्टर्बेंस का होता है। जैसे सपोज करो कि मेरी आज किसी से झगड़ा हो गया, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो अब उस गुस्से को मैं कहीं तरीके से निकाल तो नहीं सकती, तो फिर वो निकलता है फूड पे कि मैंने खूब सारा खाना, जैसे मुझे स्पाइसी खाने का मन करा, मुझे चिप्स खाने का मन किया, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का मन किया, तो मैंने खूब सारा खा लिया, है ना। तो वो बिंज ईटिंग डायरेक्टली स्ट्रेस का ही आउटकम है। दूसरा ये है कि जब हमारी जैसे स्वीट क्रेविंग के लिए आई हैव रेड कि जो मीठी की क्रेविंग होती है हमें, वो होती है हमारी बॉडी में जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। सपोज कीजिए आपने कोई मील लिया, उस मील में मान लीजिए आपने सुबह खा लिया आलू के पराठे, ठीक है, आलू के पराठे खा लिए 4, ठीक है। आलू के पराठे खाए तो आलू के पराठे इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, नो प्रोटीन, है ना। तो अगर आपकी जो डाइट है अगर वो बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच है जिसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है बहुत के लिए, तो उसकी वजह से शुगर की क्रेविंग जो होती है वो मोस्टली प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण से होती है। स्पाइसेस का आई डोंट नो एनी पर्टिकुलर, मेरे पास अभी कोई इसका जवाब नहीं कि स्पाइसेस के लिए पर्टिकुलर क्यों होती है, बट मोस्टली जो क्रेविंग्स होती है या शुगर क्रेविंग के लिए मैं पढ़ रही थी कि वो क्रेविंग जनरली इसलिए होती है क्योंकि हमारी डाइट मोस्टली प्रोटीन में डेफिसिट होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, तो उस वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, शुगर की या शुगरी फूड्स की क्या करती है, क्रेविंग हमारी बॉडी को होती है। टेम्परामेंट भी मैटर करता है, एक इंसान का कैसा स्वभाव है ना, वही उसी उसका खाने में भी होगा, वही चीज उनके गाड़ी चलाने का तरीका में होगा, है ना। कोई तेज चला रहा है या तो बहुत एक्साइटमेंट में होगा या कोई चीज की गुस्से में होगा, बहुत से लड़ाई करके फिर तो इट इज एक्चुअली अ वे ऑफ वेंटिंग आउट, लेटिंग, मतलब अपने इमोशंस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, डिस्प्लेस कर रहे हैं एक जगह से दूसरा जगह। दैट इज आल्सो दैट समथिंग हैपेंस। इसके लिए आप एक चीज और कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि मुझे पिज्जा खाने का मन होता है, फिर तो मन होता होगा आप खा ही लेते होंगे डेफिनेटली, फिर वो रिपीट होता है। तो यहाँ पे आता है हमारा डिसिप्लिन कि आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा, क्योंकि देखिए कुछ चीजें तो ऐसी होती है, जैसे ज्यादा सोने का मन किसको नहीं होता, ऑफिस जाने का मन किसको होता है, आप पूछिए जिसकी छुट्टी थी यहाँ आने को उसके सिर्फ यार आज भी काम आ गया, बट इट्स लाइक कि डिसिप्लिन है कि आपने किसको प्रायोरिटी दी, आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दी या आपने एक छोटे टाइम के लिए अपने सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी दी। तो डिसिप्लिन है, आपकी प्रायोरिटी है, ये चीजें आपको डेली लाइफ में हेल्प करेगी कि कैसे आप उस चीज से बाहर निकल सकते हैं। नीड और ग्रीड का चीज है ना, हमें नीड है कि खाना खाना है, ग्रीड है कि नहीं पिज्जा ही खाना है। थैंक यू। इटालियंस ईट पिज्जा ऑल्सो। इंडिया में जो है वो अनहेल्दी तरीके से बनता है, ओरिजिनल में होता है वो हेल्दी। Most of the pizza all the time, they are not obese like us. It's like वो आपका कहाँ environment में कैसे है और किस तरीके से वो चीजें उनका खाने का तरीका इज डिफरेंट। वो जैसे आप पिज्जा खाते हैं, दे हैव अ हैबिट ऑफ ईटिंग लेंटिल्स और लीफी वेजिटेबल्स टुगेदर, है ना। वो बेक फूड खाते हैं तो साथ में लेंटिल्स खाते हैं, दे ईट हाफ बेक चिकन, हाफ बेक मटन। सो हमारा जो है कंप्लीटली कुक्ड है, कार्बोहाइड्रेट्स है, दैट इज द डिफरेंस। क्योंकि मुझे लगता है कि इंडियन फूड रेगुलेशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। बहुत स्ट्रिक्ट है भी नहीं इंडिया में, तो मुझे लगता है कि फूड के रेगुलेशन कुछ है ही नहीं, बट यू आर ईटिंग यू डोंट नो, तुम क्या खा रहे हो पैकेट के अंदर, यू नेवर नो, क्योंकि उसमें कितनी उसमें से बहुत लिखा होगा कि मैदा ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड लिखा होगा, उसका अगर तुम मेजर कंटेंट पढ़ोगे तो यू विल फाइंड की रिफाइंड मैदा 45% मैदा है, और उसको उसने नाम दिया हुआ है क्या, व्हीट ब्रेड, और व्हीट उसमें होगा 4.5%, एंड देन इट विल बी कॉल्ड होल व्हीट। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो मतलब इंडिया में जो फूड के रेगुलेशंस हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत रिलायबल या मतलब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत ही मिसलीडिंग है। जैसे बच्चों को वो हॉर्लिक्स पिलाते हैं,
या वो बॉर्नवीटा पिलाते हैं और शुगर मतलब उससे ग्रोथ कैसे होगी, हाइट कैसे बढ़ेगी, आई डोंट अंडरस्टैंड इट। मतलब अगर आप फूड या न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से उसे देखें तो वो कम्प्लीटली एक शुगरी ड्रिंक है कि आप अपने बच्चे को सुबह सुबह चीनी का घोल दूध में मिला के पिला रहे हैं, उसकी हाइट बढ़ा है, कॉम्प्लेन नहीं किया, फिर वो ऐसे ही ऐड बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये जो फूड्स के बारे में मुझे लगता है कि इंडियन जो डाइट है वो भी मुझे लगता है कि बहुत सारी सिग्निफिकेंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रिच है। तो इसीलिए इंडिया में अभी आप देखोगे डायबिटीज़ के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इंडिया इज नाउ द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। द हाईएस्ट डायबिटीज़ केसेस आर इन इंडिया। वो इसीलिए क्योंकि हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो हमारा जो फूड है वो मोस्टली है रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड कार्ब। हाँ, लेकिन उसको ना खाने का भी एक तरीका है। जैसे ICMR ने अपनी हमारी गाइडलाइन दी हुई है, उसमें दिया हुआ है कि हमारी एक दिन की प्लेट कैसे दिखाई देनी चाहिए। उसका जो 0.5% है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और हमारे उस मतलब फ्रूट्स तो यू कैन नॉट ईट कुक्ड रॉ हो गए, तो वेजिटेबल्स कैन बी कुक्ड और इन फॉर्म ऑफ सैलेड। तो उसमें 0.5% जो है हमारा वो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का, है ना, और 1/4% है हमारा सीरियल्स का, जिसको राइस या व्हीट वगैरह जो भी है व्हाटएवर। लेकिन हमारी थाली को अगर तुम देखोगे तो उसमें 3/4% जो है हमारा वो व्हीट और राइस ही है। 1/4 में तुम्हारे फ्रूट्स भी आ जाएंगे, वेजिटेबल्स भी आ जाएगा, प्रोटीन भी आ जाएगा, दालें भी आ जाएंगी, एग्स, मीट, मिल्क सब आ जाएगा। तो अब हम कह रहे हैं कि वो हम खातों घर का खाना देखते कैसे बीमारियाँ हो रही हैं, तो घर का खाना खा रहे हैं बट क्या खा रहे हैं दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये भी एक रीजन है। अगला सवाल। मेरा क्वेश्चन था ट्रॉमा को लेके, लाइक कोई भी किसी भी मूड में हो, अगर उनको कुछ चाइल्डहुड पे कुछ होता है, कोई बच्चे का हो, जैसे अभी वॉर चल रही है, तो उस बारे में कोई बात करता है तो अचानक ही उसका जो मूड जो है हैप्पी से सैड हो जाता है, विचार होने लग जाता है, तो कैसे इसको कर सकते हैं? एवरी ह्यूमन बीइंग, हम में से जो भी बैठे हैं वो अपने जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट के समागम है, राइट। उनका जेनेटिक्स पेरेंट्स से आ रहे हैं, एनवायरनमेंट जो अपने चारों ओर से आ रहे हैं, राइट। सो जो हम इसको क्लीन स्लेट कहते हैं, बच्चा जो है छोटा बच्चा, उसको हम क्लीन स्लेट कहते हैं। जो स्लेट होता है खाली, है ना, उसमें जो लिखा जाएगा वो बड़ा होकर बनेगा, है ना, टैबुला रासा कहते हैं। सो व्हाटएवर वो एक्सपीरियंस करता है, वो ट्रॉमा हो, पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो, नेगेटिव एक्सपीरियंस हो, वही चीज़ उसको एक ह्यूमन बनाता है, उसका पर्सनैलिटी बिल्ड करता है ना। ये छोटे छोटे इंसिडेंट जो बचपन में पापा मम्मी ने डांटा या घर में कोई लव्ड वन का डेथ हो गया, तो ये सब हमारा छोटे छोटे इसको कहते हैं हम इंस्टिंक्ट्स मान लो, अपना छोटे छोटे पर्सनैलिटी का ब्लॉक्स मान लिया, दैट विल क्रिएट यू इनटू अ मैन, इनटू अ पर्सनैलिटी, राइट। तो स्कीमास, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, ठीक है, स्कीमास बिल्ड होता है। तो पास्ट ट्रॉमास, पास्ट इंसिडेंट्स हमारे अंदर रहता है सबकॉन्शियसली। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, किसी को वॉरियर्स जो युद्ध में जाके शेल्स या वॉर देखा है, तो उनमें सबसे ज्यादा PTSD होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, राइट। तो उनको थोड़ा सा भी आवाज या थोड़ा सा भी कोई नेगेटिव आवाज चीजें सुनते हैं तो उनको डर लगने लग जाता है, एंग्शियस होने लग जाते हैं, बिकॉज दे हैव बीन इन दैट सिचुएशन जहाँ पे उनको स्ट्रेस हुआ था, जिससे उनको ट्रॉमा, एक्सीडेंट्स, है ना, कार एक्सीडेंट्स के बाद ट्रॉमा होना बहुत नॉर्मल है ना, डेथ ऑफ लव्ड वन, ब्रेकअप, राइट। तो उसके लिए ट्रॉमा बेस्ड थेरेपी होता है, ट्रॉमा बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है, व्हिच इज ऑलवेज डन बाय ट्रॉमा अफर्मेटिव थेरेपिस्ट। तो उसके लिए आपको थेरेपी ही जाना पड़ेगा, राइट। दैट इज ओनली one thing that can be advised if you have an experience in any kind of trauma, sexual trauma, abuse, है ना, war, accidents, these are some examples। तो इसके लिए आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का हेल्प सीख करना ही सबसे ज़्यादा अच्छा एडवाइस रहेगा। One good question related to divorce. So पहले के टाइम पे इतने डाइवोर्स नहीं होते थे, आज के टाइम पे इतने हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लड़की अपनी आवाज़ भी उठा रही है और जो उसको पसंद नहीं है तो वहाँ से वो यहाँ आ रही है, मतलब वो जो मारपीट जो चीज़ वो नहीं रह सकती वो इंसान के साथ, तो वो चीज़ चेंज कर रही है। तो इतने सारे जो डाइवोर्स हो रहे हैं वो अच्छा है या पहले ठीक था? उसमें भी दो एस्पेक्ट्स है ना। पहले के जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे हम मैरिटल रेप के बारे में पहले डिस्कस कर रहे थे, अभी रिसेंटली एक मूवी आया था तापसी पन्नू का, राइट, उसमें एंड एक और मूवी आया था, आपको बता रहे थे मूवी सीरीज चिरैया, राइट, उसमें भी मैरिटल रेप दिखा रहे हैं, राइट। सो व्हाट वी थिंक इज मैरिज के बाद इट इज द सोल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैन और द हस्बैंड टू हैव एनी सेक्सुअल रिलेशनशिप विद हिज वाइफ,
है ना, but then there is something called consent, something called their willingness to have sexual relationship with their partner, है ना. तो जब तक दोनों साइड से वो नहीं होगा, that is not considered as a sexual relationship, that might be considered as a rape, right? वो चाहे कुछ भी हो, relationship हो या relationship or marriage or something. Marriage is a social construct. तो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसमें ये होता है कि people उस टाइम में माना जाता था कि whatever husband is doing, that is right. Husband is considered as a epitome, भगवान देवता जैसे माना जाता था, है ना, right? वो जो कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं, वो अगर मार रहे हैं, तो that is our responsibility to झेलना, तो our responsibility कि हम उसको सह रहे हैं, right? But आजकल के ज़माने में women empowerment हो रहा है, right? Child is raising voice, women is raising voice, other gender, LGBTQ is raising their voice for their equality. कि अगर मैं जॉब करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो I will do it, है ना. तो अब वो सिर्फ वो रीजन नहीं कि वो आवाज उठा रहे हैं, ये भी रीजन है कि जनरेशन ऐसा हो गया कि इमोशनल रेगुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है ना. जैसे मैंने कहा, ऑप्शंस इतना बढ़ चुके हैं, डेटिंग कल्चर बहुत बढ़ चुका है, रिलेशनशिप का जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर था वो बदल चुका है. देयर इज अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स. तो उन सब मिलके उनका अमलगमेशन है कि डाइवोर्सेस आर इंक्रीजिंग. दैट इज माय पर्सनल एंड रिसर्च. So it's a good or It is good unless and until you are not being tortured and you're जैसे अभी I am in a marriage, है ना. अगर हम दोनों को ये एक टॉर्चर लग रहा है या किसी एक को टॉर्चर लग रहा है, तो डिवोर्स इज द वायबल ऑप्शन, राइट? सेफ ऑप्शन, एग्जैक्टली. इसीलिए मैंने पहले बोला कि गो फॉर काउंसलिंग बिफोर गेटिंग मैरिड, क्योंकि हम दो इंसान नहीं जानते कौन हो, है ना. हम दो इंसान को साथ में जुड़ा रहे हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज नॉट इन कॉमन, है ना. हम बोलते हैं कि जब फ्रेंड्स ट्रैवल में जाते हैं तो पता चलता है कि फ्रेंड्स कैसे हैं, क्योंकि वहाँ पे खाना, पैसा, ये सारे चीज मैनेज होते हैं. तो मैरिज इज मोर देन दैट, मोर देन अ ट्रैवल. तो उनमें हमें इमोशंस देखना पड़ेगा, फिनेंसेस देखना पड़ेगा, रिस्पांसिबिलिटी शेयर करना पड़ेगा. नोबडी इज समबडी सबऑर्डिनेट, राइट? आजकल हम वैसे मानते नहीं, वैसे ही होना चाहिए, राइट? सो वी कांट से इज इट गुड, इज इट बैड, राइट? It's a phenomenon. It is a phenomenon. It is a change. It's changing phenomenon. और अगर आप NCRB का डेटा देखेंगे तो NCRB का डेटा आपको दिखाएगा कि अभी इंडिया में इतने डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हो रहे हैं, है ना, इतने डाउरी के केसेस हो रहे हैं, है ना, इतने मतलब अभी तो इट्स लाइक कि हस्बैंड और वाइफ के वो मर्डर की जो केसेस हो रहे हैं, दे आर ऑल टुगेदर. जो आप देख रहे हो कि मतलब वाइफ ने हस्बैंड को ड्रम में मार के काट के भर दिया, या वाइफ ने हस्बैंड को कर दिया. तो ये क्या, ये रेज ही तो है दूसरे पर्सन के साथ जिससे आपने शादी की है. यू आर कमिटिंग कि आप 7 जन्मों तक साथ रहेंगे, और इतना आपके अंदर उसके लिए रेज या नफरत है कि आप उसको इतने हीनियस लेवल के आप क्राइम को करके उसको इस तरह से मार रहे. तो इसकी इन केसेस में तो डाइवोर्स इज अ बेटर चॉइस, कि आप भी फ्रीली रहो, मैं भी फ्रीली रहूँगी. तो इट इज बेटर चॉइस इंस्टेड ऑफ आप उसका मर्डर कर दो, या उसकी वजह से सपोज करो कि अगर हस्बैंड आपका अल्कोहलिक है, वो रोज शाम को आके अपनी वाइफ को पीट रहा है, बच्चों को पीट रहा है, तो उसका इम्पैक्ट भी तो अगर हम स्टडी करें बच्चों के डेवलपमेंट पे या उस महिला की जो लाइफ है उसमें, तो उसके भी उनका इम्पैक्ट क्या है, क्वाइट नेगेटिव है. If you will talk about this, as I am also dealing with domestic violence and all, तो यहाँ पे ना जैसे हमने बात करी, we can show that love language last. तो like good bad, as you are asking like good bad, तो इसमें तो हम नहीं सोच सकते कि क्या good है क्या bad है, but it is like कि हाँ कभी ये सही है कि if it is like आप इतना टॉक्सिक हो गया है कि नहीं समझ पा रहे, but if we will see, अगर हम देखते हैं तो बहुत जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे चांसेस होते हैं, there are some chances कि चीजें कुछ, क्योंकि ना डाइवोर्स हमेशा ऐसे नहीं होते कि मेजरली ही इन दोनों का इतना उसका हस्बैंड पी के आ रहा है या उसको बहुत मार रहा है. समटाइम्स एक छोटा सा कॉज, बहुत छोटा सा, लाइक कि तुमने ऐसा नहीं किया, और वो इतना मेजर बन जाता है कि ईगो में आ जाता है, एंड देन दे डिसाइड कि अब हम लोग को सेपरेट होना है. तो यहाँ पे ये समझने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी सोसाइटी में. एज यू सेड कि पहले ऐसा नहीं होता था, अभी जाते पहले लोगों के पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था. हाँ, पहले लोगों के, क्योंकि विमेंस जो कि अर्ली एज में जैसे हम बात कर रहे थे, बहुत जल्दी शादी हो जा रही है, तो उसने पढ़ा नहीं ज़्यादा, तो मतलब उसने ना वो माइंड में बना लिया कि ये मेरी लाइफ है, आई हैव टू बी लाइक दिस. जैसे सर ने बोला कि पति परमेश्वर वाला कॉन्सेप्ट पहले था. राइट नाउ ऑल्सो वी आर जस्ट, अभी क्या आ गया कि वी आर नॉट सेइंग कि तुम परमेश्वर और मैं तुम्हारा भक्त, वी आर जस्ट सेइंग कि वी बोथ आर इक्वल. तो अभी इक्वलिटी की बात आ गई कि हम दोनों, तुम भी कमा रहे हो, मैं भी कमा रही हूँ, और तुम्हारी भी प्रॉब्लम्स है, मेरी भी प्रॉब्लम्स है. वी विल नॉट जस्ट से कि लड़की को ही प्रॉब्लम है. समटाइम्स इट हैपेंस कि
मेल्स जो है ज़्यादा टॉर्चर हो जाते हैं एंड दे आर लाइक उनको पहले से ऐसा बोला जाता है कि भैया तुम तो स्ट्रांग हो, तुम रो नहीं सकते, तुम नहीं कुछ कह सकते, तो दे नेवर सीक हेल्प। तो वो ऐसे ही जो हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा उसमें चलते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर ह्यूमंस, वी नीड समवन टू हियर, कि कोई हमको सुने। कोई, मैंने बोला जैसे कि कोई आपको बोले कि तुम अच्छे लग रहे हो या अच्छा तुमने खाना खाया नहीं खाया, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो मैरिज का जो ये कॉन्सेप्ट सीधा 1 महीने 2 महीने में 8 साल का रिलेशन था पहले, 8 साल, दे आर 12 साल 13 साल इवन 4 साल ऐसे उनका लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप रहता, लेकिन शादी के 1 महीने बाद दे फील कि अब हम लोग साथ नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं है ना कि हम लोग को सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो समवेयर और एल्स ये है कि जब आप दोनों साथ आते हैं ना, तो तब जाके समझ आता है कि अभी बहुत ज़्यादा अभी सहना है एक दूसरे को, क्योंकि फ़ोन पे तो इट्स लाइक तुम अपने घर पे हो, खाना तुमने खुद बनाना है, मेरे को अपना बनाना है, सो नथिंग विल लाइक हम दोनों को बॉदर नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द सेकेंड थिंग इज वी हैव सम लव लैंग्वेजेस, वी हैव 5 लव लैंग्वेजेस। तो हर इंसान की ना लव लैंग्वेज अलग होती है। वी कांट सी कि मैंने तो इसको गिफ्ट दिया था, इसने मेरे को रिटर्न नहीं किया, इसीलिए मेरे को इसके साथ मिला। तो जैसे हमने कहा फर्स्ट वन इज लाइक वर्ड ऑफ अफर्मेशन, कि किसी को पसंद होता है कि बस आप बोल दो कि यार तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरे लिए किया, थैंक यू सो मच। सो अफर्मेशन में कुछ भी आ सकता है, वी कैन से आई लव यू, वी कैन से कुछ भी काइंड नोट्स, कुछ भी, जैसे काइंड नोट में ओह थैंक यू सो मच आपने ये किया। एंड अदर पर्सन, द सेकंड वन इज एक्ट ऑफ सर्विस। तो किसी के लिए क्या है कि एक्ट ऑफ सर्विस मतलब कि आप उसको हेल्प करो, लाइक किचन में फीमेल वर्क कर रही है तो हस्बैंड जाके अच्छा मैं क्या आपके लिए कर दूँ, तो दिस इज ऑल्सो, कोई फीमेल्स को ये भी पसंद होता है और कोई मेल्स को भी ये पसंद होता है कि कुछ काम कर रहे हैं तो वो उसके लिए हेल्प कर दें। द थर्ड वन इज लाइक रिसीविंग गिफ्ट्स। आई गेस कि मोस्टली वुमेन्स यहाँ पे तो बिल्कुल ही सेटिस्फाई होंगे इससे कि हाँ ये तो चाहिए ही चाहिए, है ना, ये क्योंकि गिफ्ट देना पसंद होता है, बहुत लोगों को पसंद होता है। एंड द फोर्थ वन इज क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम दिस इज द मस्ट, या क्वालिटी टाइम में कि आपको साथ में बैठ के, जैसे मैम लोगों ने कहा कि हम लोग बैठे एक चाय पे बैठ जाए। जैसे पहले तो बहुत सारे डेट अच्छा आज वैलेंटाइन डे, चलो डेट पे चलते हैं, ओके आज डेट में जाना है, आज अच्छा तुम्हारा बर्थडे है, लेट्स गो फॉर अ डेट। लेकिन शादी के बाद कितना लोग जाते हैं, तो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कि जहाँ आपने शुरुआत किया है, जैसे हम पेड़ बो देते हैं ना, उसके बाद अगर पानी नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे, मर जाएगा। The same happens with relationship also, कि अगर हम एक रिलेशनशिप है उसमें हम लोग टाइम पे उसमें देख नहीं रहे हैं कि क्या मेरे साथ जो पार्टनर है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कहीं ना कहीं कि ठीक है लेट्स गो फॉर अ डेट, या हम बात करें अच्छा आज तुम परेशान क्यों, ओ वाह आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, लाइक दिस, राइट। एंड द फिफ्थ वन इज फिजिकल टच। तो किसी को मतलब ये लैंग्वेजेस है, तो किसी का हग करना, किस करना या साथ बैठना, केवल होल्डिंग हैंड्स ऑल्सो, तो ये क्या है हमारी लव लैंग्वेज है। फिजिकल टच भी किसी की लव लैंग्वेज हो सकती है। तो ये, और ऐसा नहीं कि इसमें से एक आपकी होगी, एक मेजर होगी, बाकी आप सभी के अंदर होती है। किसको नहीं पसंद है गिफ्ट लेना, क्वालिटी टाइम एंड फिजिकल टच, सभी ये सभी चीजें होती हैं, बट एक आपके अंदर मेजर होती है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पार्टनर की जो लव लैंग्वेज है वो क्या है। तो उससे मुझे ऐसा फील होता है कि जो ये डाइवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर आ सकती है। मुझे लगता है कि ना, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि जैसे मुझे लग रहा है कि विमेंस आजकल वर्किंग वुमेन का रेट बढ़ता जा रहा है, वो बाहर जॉब्स वगैरह कर रही हैं, बट मुझे लगता है उस प्रपोर्शनल में उस रेशियो में मुझे लगता है कि जो मैन का कंट्रीब्यूशन है इन जो भी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने में, वो इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। पहाड़ में तो पता नहीं कितना बढ़ रहा है, मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि लड़कों के लिए इमेज बना दी है कि लड़के इज लाइक कि दे विल नॉट डू एनीथिंग, वो बर्तन नहीं धोएंगे या वो ये वाला काम नहीं करेंगे, दीज ऑल आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन। व्हाई? मतलब जब वुमेन अगर वर्क कर रही है या जॉब्स कर रही है, तो मुझे लगता है कि हाउस होल्ड भी वो कंबाइंड हाउस होल्ड है ना, ऐसा थोड़ी कि मेरा ही हाउस होल्ड है, वो आपका भी हाउस होल्ड है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंटिंग में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पता नहीं उसमें मेल कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। इंडिया में अभी भी डेटा शो करता है कि मतलब वेरी फ्यू मेल्स आर देयर कि जो हाउस होल्ड में या पेरेंटिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो भी एक तरह का क्या है, बर्डन है कि मतलब उससे भी मुझे लगता है कई बार वुमेन एग्जॉस्ट हो जाती है। दे थिंक लाइक कि सब कुछ तो मुझे खुद ही करना है, कमाना खुद ही है, घर के काम खुद ही करने, बच्चे खुद ही पालने, तो क्यों रहना है इसके साथ नहीं। तो दैट इज ऑल्सो वन कॉज कि जो उन रेशियोज को बढ़ा रहा है इन केस ऑफ स्पेशली जो वर्किंग वुमेन है और जो जॉब्स वगैरह कर रही है और जिनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है,
तो उनके केसेस में ये भी हो रहा है कि उसे हाउस होल्ड या पेरेंटिंग में चाइल्ड केयर में कोई सपोर्ट अगर नहीं मिल रहा है, और तो उस वजह से भी क्या हो रहा है कि देखते हैं कि क्या ही करना है, क्यों ही रहना है इसके साथ। इफ यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन एनी वे, तो व्हाई द पर्सन विल वांट टू लिव विद यू, जब सब अकेले करना है तो वो अकेले कर लेगा भाई, है ना। तो एक रीजन उसमें ये भी है, मुझे लगता है कि वी हैव टू थिंक इन दैट टर्म आल्सो, कि जो हाउस होल्ड और जो चाइल्ड केयर का जो डिवीजन ऑफ वर्क है, मुझे लगता है उसमें वी नीड मोर पार्टिसिपेशन ऑफ अ मेल काउंटर पार्ट, सो दैट मुझे लगता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन या वर्कलोड है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है जिसकी जो पहले चॉइस नहीं था, पहले के जमाने में एक चॉइस ही नहीं था कि डिवोर्स इज नेवर इट्स कंसीडर्ड सिन, ये तो पाप हो गया। आजकल इक्वालिटी है, राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सो देयर इज एन ऑप्शन की व्हाई नॉट, राइट। तो एक सवाल था कि जैसे हम लोग यहाँ पे बहुत सारे यूथ्स, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे यूथ्स को कि मतलब इस तरह की सिचुएशन जब हमारे साथ होती है, तो जैसे बहुत सारी थेरेपीज हैं या इस पर हमने काफ़ी बात की है, तो खासकर इस पर जब रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, रिलेशनशिप के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हम सभी यूथ को कि वो कैसे इसको डील करें और क्या बेहतर ऑप्शन हो सकता है, कैसे जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात आई थी और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आई थी, तो किस तरीके से तो आप लोग क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, तो उस पर हम बात कर सकते हैं। हर चीज में एक्सपर्ट्स है, राइट। जैसे बचपन इवन एवरीथिंग, रिलेशनशिप काउंसलर इज देयर, सेक्स थेरेपिस्ट इज देयर, मैरिज काउंसलर इज देयर, फैमिली काउंसलर इज देयर, है ना। हर एक चीज में आजकल स्पेशलाइजेशन है, बट अवेयरनेस नहीं है कि हमें नहीं पता कि ऐसा भी कोई चीज है ना, कि आप किसी के पास जाके अपने सेक्सुअल लाइफ में डिस्कस कर सकते हैं, अपना फैमिली लाइफ में डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो जब तक हम समझेंगे नहीं कि हम किसी एक्सपर्ट के, हम क्या करते हैं या तो फ्रेंड से पूछते हैं, एंड जैसे मैंने कहा दे आर ऑल्सो एट द सेम पेज, उनको भी उतना ही नॉलेज आता है और पता है जितना हमें पता है, राइट। जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हम पूछ के हम अपना लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं, तब तक हम डिवॉइड है, तब तक हम उसी लूप में घूमते रहेंगे कि कुछ ये होगा तो वो होगा वाला चीज, राइट। सो वी शुड बी अवेयर दैट वी हैव ऑप्शंस जो हम रिसोर्ट कर सकते, जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट फैसिलिटीज है, जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कई लोग यूज नहीं कर सकते हैं, करते हैं, कहीं को नहीं पता है। सो द ओनली थिंग वी कैन डू इज, अगर आपके फ्रेंड्स को ऐसा कोई प्रॉब्लम है, आपके फैमिली मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम है, शेयर इट, है ना, कि यू कैन ऑलवेज गेन हेल्प। कुछ भी हो सकता है, आपको भूत दिख रहा है, आपको नींद नहीं आ रही, आपको नींद में सपने आ रहे हैं, टेंशन हो रही है ना। जैसे अभी हमारा इंडिया का जो मेंटल हेल्थ एम्बेसडर है वो दीपिका पादुकोण है, वाइस सेलिब्रिटी इन एम्बेसडर पोजीशन, सो दैट पीपल विल एक्सेप्ट इट। आप लोगों को भी शायद कई लोगों को ये नहीं पता चला होगा, बट स्टिल एक एक्ट्रेस को इसलिए रखा क्योंकि लोग क्या करते हैं, उनको मानते हैं, राइट, उनको फॉलो करते हैं, राइट, फैन बेस ज्यादा है। सो या शी हैज बीन थ्रू अ लॉट एज वेल, राइट। सो एक्सपीरियंस है और इन्फ्लुएंस भी है, राइट। सो अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ वॉइस, है ना। जैसे हमें अवेयरनेस ना हो जाए जब तक, तब हमें नहीं पता, right? So these share with your friends. Sharing is the only thing. Sharing is caring, right? So that is the only solution to this. Sharing के अलावा I would like to add one more thing कि read also. Exactly. There are various literature available on this earth about relationships, about divorce, why divorce is happening, about parenting, about partner, whatever you are saying, about sexual relationship. There are a lot of literature available. And once I say about literature, it's not about WhatsApp or Instagram. Okay, there are research papers, there are academic books, there are research-driven books, जो उन सब पे लिखी हुई हैं। तो एटलीस्ट इन whatever language you are comfortable, उनको सर्च करो, उनको पढ़ो, और उससे एक समझ विकसित होगी, क्योंकि हर चीज़ पर रिसर्च तो एक इंडिविजुअल कर नहीं सकता। अगर मैं हूँ तो मुझे फैमिली लाइफ के लिए अब मुझे करना है तो मैं नई रिसर्च करूँ, अपने एक्सपीरियंस से सीखूँ, उससे बेटर है कि देयर आर बुक्स एंड लिटरेचर अवेलेबल। रिसर्चेस हुई हैं, इंडिया में हुई हैं, फॉरेन में हुई हैं, कई जगहों पे हुई हैं, तो उन रिसर्चेस को आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना। कि आपके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है, इन फॉर्म ऑफ डिजिटल और इन फॉर्म ऑफ फिजिकल ऑल्सो, है ना। तो आप जाइए, उन चीज़ों को एक्सेस लीजिए कि आप देखिए कि अगर सपोज कीजिए कि इमोशनल डिस्टर्बेंस है, उसका इम्पैक्ट रिलेशनशिप पर कैसा हो रहा है, मेंटल हेल्थ का इम्पैक्ट क्या है, तो आप उन चीज़ों को अगर सर्च करेंगे तो यू विल गेट थ्रू अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर। तो वन से जो रिसर्च पेपर होते हैं वो एटलीस्ट क्या होते हैं कि वो किसी साइंटिफिक मेथड पर बेस्ड होते हैं, और उनके जो कंक्लूजन होते हैं वो साइंटिफिक चीज़ों पर ड्रॉन होते हैं। उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसके बेसिस पे कोई रिलेशन, उससे बेसिस पे कॉज एंड इफेक्ट, कोई रिलेशनशिप निकाला होगा, तो वो आपको प्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप सभी के पास अभी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी उससे खुद अपने लेवल पे भी एक बार समझने का प्रयास कीजिए थ्रू जो भी लिटरेचर उस एरिया में अवेलेबल है। ऐसा थोड़ी है कि वो चीज़ आपके साथ पहली बार हो रही है, वो उससे पहले कहीं हुई नहीं
कई लोगों ने रिसर्च की होगी और उन्होंने कुछ उसका कंसोलिडेटेड बेस बना के कोई रिसर्च पेपर लिखा होगा, कोई बुकलेट बनाई होगी, कोई गाइडलाइन बनाई होगी। तो आप उसको जाइए, पढ़िए और समझिए। जितनी आपकी अच्छी समझ होगी, मुझे लगता है तभी आप और चीज़ों का भी बेटर यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप थेरेपी का यूज कर पा रहे हैं या फिर आपस में बात करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पा रहे हैं, कोई शेयर्ड गोल्स बना पा रहे हैं, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बना पा रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों के लिए भी आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आई वुड से कि आप लोग एटलीस्ट जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है, वो कई लोगों के साथ हो चुकी है। तो आपको तब लगेगा अरे नहीं, कुछ अनोखा नहीं हुआ है, इट्स क्वाइट कॉमन, है ना। तो मैं कहूँगी आप लोगों से, आप लोग पढ़िए कि जो चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चीज़ें नहीं, जो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को पढ़िए और अपनी तरीके से समझने का एक बार प्रयास कीजिए। तो मुझे लगता है वो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा। दिस इज अ बिग थिंग कि लोग हम हमेशा बात करने से इसलिए डरते हैं कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है और ये किसी और के साथ हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी आजकल हम रील में देखते हैं अच्छा ये तो सभी लोग के साथ होता है, ऐसा होता है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि शायद ये हमारे एरिया में था, या तो हमारी जो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कभी कभी हमें लगता है कि यार मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, एज आई मेंशन। तो हम बात करने में भी डरते हैं। तो जब हम रिसर्च पेपर को पढ़ेंगे तो हमारे जैसे 1000 पीपल्स में वो रिसर्च करके उसको बनाए, देन वी कैन बी लाइक हम काफ़ी कंफर्टेबल हो सकते हैं कि अच्छा ये तो बहुत लोगों के साथ हुआ है। एंड द सेकेंड थिंग एज यू मेंशन कि हम क्या कर सकते हैं कि एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो। तो इसके लिए एक इंडिविजुअल को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी बाउंड्रीज और वैल्यूज, क्योंकि रिलेशनशिप जब भी हम लोग बिल्ड करते हैं तो वी जस्ट फॉरगॉट अबाउट कि हमारी क्या बाउंड्रीज हैं, क्या वैल्यूज है। हम लोग अच्छा ये अच्छे से बात कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा इंसान है, या ओ आई एम इन लव विद दिस पर्सन, क्योंकि आप उस स्टेज में हो तो कोई भी आपको अपोजिट जेंडर मिल रहा है या जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, सो आप इजीली ट्रैक हो जाते हो। लेकिन जब आपको पता होगी कि आई हैव दीज बाउंड्रीज, आई हैव सर्टेन वैल्यूज, एंड इफ वी आर वैल्यूज आर मैचिंग, जैसे सर ने बोला कि जो तलाक वाले जो केसेस हैं वो ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है कि आपकी बाउंड्रीज है। यू नो दैट कि हाँ मुझे मेरे नो का मतलब नो है एंड दिस इज माय बाउंड्रीज, से आगे तुम नहीं बढ़ सकते। तो पहले ही आप फॉर्मली अगर आप उसको रखते हैं तो सेकंड पर्सन विल आल्सो गेट यूज्ड टू ऑफ दिस। तो बाद में होने से वो चीजें पहले ही आपको पता चल जाएंगी कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है। कई लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि नो नहीं बोल पाते हैं, है ना। वैसे भी मेरे पेशेंट्स बहुत लोग पूछते हैं कि सर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से नो, क्योंकि हमारा हैबिट है कि हम सब चीज़ के लिए हाँ, फ्रेंड्स ने बोला घूमने चलो हाँ, फ्रेंड्स ने बोला ये करो हाँ। सो यू आर ड्रेनिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, राइट। सो यू आर ड्रेनिंग अ लॉट ऑफ मेंटल स्पेस दैट इज सपोज टू बी आपका, है ना। क्या फिर आप कुछ काम नहीं कर पाते, थक जाते हो, अपने एनर्जी वेस्ट कर लेते हो। तो फिर वो नो वाला चीज़ समथिंग न्यूअर फॉर पीपल एज वेल, नो बोलना, राइट। कई लोग वो नेगेटिवली ले लेते हैं कि अरे दोस्त ने मना कर दिया, बट उनका बहुत अलग रीजन होता है कि उन्होंने नो क्यों बोला होगा। हम वो नहीं सोचते अरे वो हमें पसंद नहीं करता होगा इसलिए नो बोल दिया, राइट। rather than saying कि मैंने मेरे से नो बोला, वो मेरा दोस्त नहीं है, we can communicate कि क्यों नो बोला, क्या रीजंस थे, तो वहाँ पे से बेटर कम्युनिकेशन जनरेट हो सकता है। हम एक्चुअली नो बोलते तो कुछ परसेप्शन बना लेते हैं Exactly. कि हाँ खाना नहीं खाया, शायद पसंद नहीं आया होगा, अच्छा उसको पसंद नहीं आया तो इसलिए खाना नहीं खाया। बल्कि हम बात करें कि भाई मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने जस्ट अभी खाया है। और ये बहुत ज़्यादा हो जाता है कि कोई वर्क नया उसने जॉब स्टार्ट किया हो, आजकल तो बड़ा आदमी बन गया ना इसलिए मुँह नहीं लगाया, ऐसा बहुत कॉमनली होता है। तो वी कैन बी लाइक कि अगर हम कम्युनिकेट करें, मे बी उसके पास इतना ज़्यादा काम है एट द मोमेंट, तो ये एक ईजी वे हो सकता है। Sir, I would like to ask a question. First of all, I would like to present my gratitude to AGF and all of three of you to consider this session. Well, my question is कि जब भी मैं ऐसे किसी सेशन में आता हूँ, I get more of confused. And here I am more confused जितना मैं पहले था. Thank you so much. I know over information. I'll come to that. We came to the conclusion throughout the conversation कि we are the part of every single conditioning we've been. मेरी जिंदगी में जो सबसे खास कंडीशनिंग रही है मेरी बायोलॉजी वाज नॉट इनटू माय हैंड्स। मैं लड़का पैदा हूँ, मैं लड़की। द कल्चर आई वाज बोर्न इन इनटू नॉट इन माय हैंड्स। द इकोनॉमिक कंडीशन नॉट इन माय हैंड्स। मेरी दीवार का कलर नॉट इन माय हैंड्स। जब मेरा ब्रेन बन रहा था मैंने खुद कुछ नहीं डिसाइड किया। एवरीथिंग कंडीशन मी एंड नाउ आई से दिस इज आई एम। आई एम नॉट व्हाट आई चोज टू बी माई सेल्फ एंड देन आई से दिस इज सफरिंग
So where am I who is suffering? और ब्रेन तो सफरिंग से निकलने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहा है, बट स्टिल ही इज गेटिंग इनटू अ ट्रैप. लेकिन कर तो सारी चीजें सफरिंग से बाहर जाने के लिए कर रहा है. इट मेक्स मी सो मच कंफ्यूज कि जो सफर कर रहा है वो कौन है और जो देख रहा है कि ये सफर कर रहा है वो है कौन. इफ नथिंग इज इन माई हैंड्स, ना ये पेंसिल मेरे हाथ में शायद किसी कंपनी ने बनाई तो मैं लेके आया हूँ हरे कलर की पेंसिल, वरना ये भी नहीं होती. सो हाउ डू आई टेक माई डिसीजंस एंड हाउ डू आई से दिस इज मी? I have a very interesting discussion. ठीक है, अभी लास्ट 2 हफ्ते पहले I was having मसाला डोसा, my favorite dish. तो एक बंदा आके टेबल पे बैठा, he was a foreigner. तब हम दोनों बैठे, हम दोनों फोन यूज नहीं कर रहे, very awkward silence. तो मैंने इनिशिएट कॉन्वर्सेशन कर लिया कि ठीक है बात कर लेते हैं. बात कर रहा, he is a writer, he is a photographer, he is a poet, है ना, फ्रांस से है. फिर हम we became good friends. तो एक दिन we had a discussion, same topic. तो according to he is into existential writing, right? तो he writes poem about existentialism, कि हम exist क्यों करते हैं, how is a person existing in this world or in this nature, हमें किसने पैदा किया और हम किस लिए जी रहे हैं. These are some confusions or questions like you mentioned. तो उनका ये question, उनका ये कहना था कि parents are criminals, right? Because our father and mother did not take permission from us, है ना, before giving birth to us. जो आपने question पूछा, he doesn't believe in having a child, but he believes in adopting a child. है ना, मैं नहीं चाहता कि मैं इस दुनिया में एक और औलाद, एक और बच्चा पैदा करूं जो सफर करे जैसे मैंने सफर किया, है ना. अभी एक एग्जांपल देता हूँ. We see a lot of people who are in slum areas, who are downtrodden, जो जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, but they have 4 to 5 children, है ना. एक हाथ में बच्चा होगा, 4-5 बच्चे होंगे. अब इनका क्या फ्यूचर है ना, इनका क्या फ्यूचर, इनका कल क्या होने वाला है, ये कहाँ क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, है ना. तो दैट इज अगेन अ इनएविटेबल साइकिल, राइट, कि मैंने सफर किया, उन्होंने सफर किया, इट्स अगेन अ साइकिल, रिच गेटिंग रिच, पुअर गेटिंग पुअर वाला. अगेन इसका एक और ये था, अभी रिसेंटली यूपीएससी का रिजल्ट आया था, केरला में 51st रैंक सम गर्ल हु गॉट, हर फादर इज अ कूली. He goes for contractual work. He is a coolie. He cleans toilets, takes garbage and things. तो उन्होंने एक चीज कहा कि अगर आप, I was very surprised कि उन्होंने न्यूज़ चैनल में ये चीज कहा कि अगर आप एक बच्चे को पैदा कर रहे हो दुनिया में, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको पढ़ाएं, लिखाएं, उसको सारा ये दे फैसिलिटीज, इवन दो आपके पास ना हो, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपका ही सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यू गेव बर्थ टू दैट चाइल्ड. Right, that was very interesting. मतलब एक ऐसे इंसान ने ऐसा बोला कि बस लाइक मेरा सेकंड चाइल्ड इज माय साइकिल. वो पूरा घर साइकिल से जाता है, मैं वो साइकिल छोड़ूंगा नहीं. बट जस्ट इमेजिन नाउ शी इज एन आईएएस ऑफिसर, सिविल सर्वेंट, व्हाटएवर शी बिकम्स, राइट. सो ही डिड दैट. सो आई थिंक आपके क्वेश्चंस इज रिलेटेड टू पेरेंट्स, कि आप जिस सिचुएशन में हो, आप क्या पहने हो, व्हाट इज योर सेल्फ, व्हाट इज योर पर्सनैलिटी इज नॉट इन योर हैंड्स, बट आप क्या कर सकते हो, यू ट्राइंग टू क्रिएट व्हाट यू कैन, है ना. What I am trying to create is not mine. Exactly, it is That not. is We are also all sharing. Yes. Yes, यहाँ पे बैठे थे किसी और ने. Itself is not coming from me. Exactly. शायद आज मैं मीटिंग में इसलिए नहीं बैठा हूँ क्योंकि मैं चाहता था, मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज आता है किसी के थ्रू, so I am here, and then that's decide इसलिए चाहता कि मैं हूँ या नहीं. Live that experience. Consider life an experience. हाँ, है ना. मतलब ऐसे मत सोचो कि मैं जी रहा हूँ because मेरे को जीना है. मैं जी रहा हूँ because it's already a drawing by some entity, है ना, किसी ने बनाया रखा है, हम उसका एक छोटा सा पार्ट है. We are just experiencing it, है ना. जैसे मनाली घूमने जा रहे हैं, वैसे आप दुनिया घूमने के लिए आए, कुछ टाइम के लिए फिर जा रहे हैं. If you are believing that way, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है. Yes, really. I would like to add one more thing. There is one book called Man's Search for Meaning. Have you read that? No, I would recommend you to read that book. Man's Search for the Meaning एक बुक है, विक्टर फ्रैंकल के द्वारा लिखी गई है. तो he was जब जूस को persecute किया गया तो वो उस concentration camp में he lived and he survived. So जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि who we are, what's our meaning, हमारा कितना शेयर है, हमारा कितना स्टेक है, हम जो भी हैं, हमारा तो बहुत रोल है नहीं उसमें, few percent. Mostly we are the product of whatever हमारे पेरेंट्स ने किया, हमें क्या सब फैसिलिटीज मिली, क्या एक्सपोजर हमें मिला, है ना, तो वो सब उससे डिसाइड हो रहा है. बट स्टिल जो आपका क्वेश्चन है कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, मीनिंग को सर्च कर रहे हैं, मतलब हम कोशिश करना चाह रहे हैं कि क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं. तो इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि देयर इज नो मीनिंग इन लाइफ, है ना. तो है ना, उसमें कुछ चीजें नहीं है, अल्टीमेटली देयर इज नो मीनिंग, देयर इज नो
अलग अलग तरीकों से मुझे लगता है कि इस मीनिंग को खोजने की कोशिश करता है कि हु वी आर। लाइक हम बच्चों के माध्यम से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, हम अपने करियर के माध्यम से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं कि हम किसी लिखने के माध्यम से अपनी जो भी नॉलेज हमने एक्यूमुलेट किया हम देना चाहते हैं, या जिस भी माध्यम से, दे ऑल आर मीन्स, आर्ट है, जो भी वटेवर। तो उन तरीकों से मुझे लगता है कि हमने जो भी लाइफ में सीखा है, जो भी हमने अपने लिए मीनिंग क्रिएट की है, उसको हम क्या करना चाहते हैं, पास ऑन करना चाहते हैं। तो आई वुड लाइक टू से कि ऐसी कोई डेफिनेट मीनिंग, कोई ऐसी नहीं है यूनिवर्सल मीनिंग जो आप पे भी काम करेगी, मेरे पे भी काम करेगी, किसी के लिए काम नहीं करेगी। हम सभी ने मुझे लगता है कि अपनी मीनिंग को खुद क्रिएट करना होता है थ्रू वेरियस मीन्स इन वेरियस कैपेसिटी जिसमें भी हम हैं, है ना। और दूसरा है, जब एक्जिस्टेंशियलिज्म की आप बात कर रहे थे तो अल्बर्ट कामू का भी एक ऐसे है, द मिथ्स ऑफ सिसिफस। इफ यू रीड दैट, तो कामू कहते हैं कि लाइफ जो है, उनका जो फिलॉसफी है तो वो अब्सर्डिटी पे है। तो वो कहते हैं कि दुनिया और यूनिवर्स बहुत एब्सर्ड है। ह्यूमंस क्या चाहते हैं, यूनिवर्स से भी आंसर, हम आंसर चाहते हैं कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, हम क्या करेंगे, हमारे मरने के बाद क्या होगा, हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा। वी ऑल वांट्स आंसर, बट ये आंसर किसी के पास नहीं है और यूनिवर्स हमें कोई आंसर नहीं देता। तो इसलिए हमने क्या कर रखा है, अपने आसपास एक जंगल क्रिएट कर रखा है, लाइक रिलीजन का, प्रैक्टिसेस का, टैबूज का, रूटीन का, व्हाटएवर। तो वो कहते हैं कि जो एक कॉन्शियसनेस या एक अलर्टनेस के साथ जो जीवन को जीना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और ये स्वीकार करना कि लाइफ एब्सर्ड है और ये एब्सर्ड ही रहेगी और ये रैंडम है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैंने अच्छा किया तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। लाइफ इज क्वाइट रैंडम, क्वाइट अब्सर्ड। तो इसमें ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं आप अचीव कर सकते हो किसी भी माध्यम से, थ्रू रिलीजन, थ्रू अच्छा पढ़ के, अच्छे पैसे कमा के भी यू कैन नॉट अचीव एनी श्योरिटी की जो मैं ऐसा किया है तो ऐसा ही होगा। तो मुझे लगता है ये दोनों चीजें आपको पढ़नी चाहिए। That is why there is a lot of religions. मतलब lot of religion, lots of philosophy. Nobody knows actually the real answer why we are here. Nobody knows. To be very honest, nobody knows. So we all are trying to know. मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम क्यों आए हैं, हम क्यों जी रहे हैं, हम क्यों Psychology is philosophy. हाँ, psychology is also क्योंकि हमें भी अभी पर पता नहीं कि हमारा दिमाग exactly कैसे काम करता है, exactly nobody knows. So there are various theories. उसकी थ्योरी को काउंटर करने के लिए दूसरी थ्योरी है ना। तो जैसे आप कह रहे हो कंफ्यूज, तो एवरीबडी इज कंफ्यूज। आप कंफ्यूज ऐसे हम भी कंफ्यूज हैं, एवरीबडी इज। सो डोंट थिंक कि हम कंफ्यूज हैं, एवरीबडी इज कंफ्यूज। जो चीज़ हमारे हाथ में है वो ये कि डिसीजन, कि हम क्या डिसाइड करेंगे, मतलब जो हम या व्हाट यू चूज, व्हाट यू चूज, व्हाट यू चूज, जहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। हम यहाँ पर किसी का मैसेज आया अब दोनों आ गया कि आप इस सेशन का आप चूज कर सकते नहीं, आप चूज कर सकते, तो देन यू वुड हैव नॉट बीन कंफ्यूज। तो हमारा से No, my core question started from the same thing. What I'm choosing is not mine. तो अब वो तो दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। इसका आंसर तो मुझे लगता है कि नोबडी है, या फिर जो गुरु वगैरह हैं दे कैन से विद सर्टेनिटी कि नहीं यही आंसर है, बट आई कैन नॉट से विद एनी सर्टेनिटी कि यही उसका आंसर है। शेक्सपियर कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि लाइफ इज अ टेल, मैं वही देख रहा था किसने बोला, टेल टोल्ड बाय एन इडियट, जहाँ हम mere players हैं। We are just, it's a drama, life is a drama and we are just mere players. हम अपना रोल कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्या है, किसी ने बोला, किसने बोला नहीं पता, we have a script, किसने दिया नहीं पता। So if we go on ask, it is good to ask questions, but if we live in that question, फिर वो लूप हो जाएगा। And we can only do is live, just live, experience. Yeah. There are so many personalities. Personality is also like आप यहाँ कुछ और हैं, घर में कुछ और हैं। मैं पॉइंट में करना चाहूँगा जैसे कि सर ने पूछा कि जो चॉइस वो इनकी नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमें कुछ ये वो है एकदम श्योर है, जैसे कि हमें APS के कार्यक्रम में आना अच्छा लगता है, यही काम शायद कोई और बुलाता तो मैं भी मुझे सोचना पड़ता, लेकिन क्योंकि यहाँ काम था, पार्टी होगा था, काम था, तो मुझे लगा कि कुछ अच्छा ही होगा और काफ़ी अच्छे चीज़ों को चुन के उन्हें बुलाया गया होगा जो कि हमारे ऑडिटर्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं। और तो मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, यहाँ पे जो स्टाफ काम करता है उनसे मिलके उनसे बातें करने में अच्छा लगता है, तो ये भी एक कारण है कि मैंने इसको चुना। और दूसरा कि हम सबको अच्छे लोगों से मिलना, अपनी बातें रखना अच्छा लगता है, किसी को अगर शांति वाला माहौल अच्छा लगता है तो क्यों ना हम ऐसा कुछ मैकेनिज्म क्रिएट करें कि जो लोग चॉइस भी हो ना उनकी वो शांति की तरफ जाए। तो अगर आपको लगता है कि ये चॉइस आपकी नहीं है लेकिन फिर भी ये चॉइस अच्छी है कि आप इतनी अच्छी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो अगर किसी और डिजाइन भी कर दी आपके लिए चॉइस कि आप जो है चॉइस ही चूज, ये ऑप्शन चूज करेंगे, आपको आज जो है संडे को एबीएड गोवा में जाना है, तो अच्छी बात है।
तो वो उतना इशू नहीं है कि हमारी चॉइस कहाँ से आ रही है, लेकिन उस चॉइस में मिल क्या रहा है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे भैया ने पूछा कि जो है जो डाइवोर्स हो रहे हैं उसका वो अच्छा है बुरा है, तो वो उसका जो ये डिसीजन है उसको आप ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते, वो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करेगा। अगर डाइवोर्स के बाद इंडिपेंडेंसी आ रही है, जीवन में शांति आ रही है, आप तो अच्छा काम कर पा रहे हैं, तो डाइवोर्स अच्छा है। अगर डाइवोर्स लेने के बाद दूसरे के साथ गए, वहाँ भी वही सब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो डाइवोर्स में बेकार हो गया ना फिर तो जो भी काम कर रहे हैं लाइफ में भी ना, जैसे हमें लगता है कि या तो सही होगा या गलत होगा, इधर ब्लैक और इधर व्हाइट, तो ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में भी सर्टेन ग्रे एरियाज आर हियर, सो हम ये नहीं कह सकते सर्टेनिटी से कि दिस इज ऑल ट्रू, दिस इज फॉल्स, तो देयर आर मिडवे, है ना, कि ग्रे एरियाज भी हैं जिसके बारे में हमारे पास जवाब नहीं है, आंसर नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो चॉइस आपकी है। सपोज करो आपको मैसेज आया था, दूसरा आप ये कर सकते थे, अब नहीं आते, आप सो सकते थे, संडे का दिन था, यू वुड हैव वॉच्ड द मूवी, IPL व्हाटएवर, तो आप ये भी कर सकते थे, वो आपकी चॉइस होती। आप यहाँ आए तो ये आपकी चॉइस है, ये चीज आपके हाथ में है कि चूज टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर चॉइसेस एंड योर डिसीजंस। मैंने एटूट की बात की थी अभी कि एटूट में काम करना चाहिए, तो अगर आज हमें सेटअप में आगे अच्छा लग रहा है तो एबीपी ने कर रखा ना इतना कुछ अच्छा, तो हम भी कुछ अच्छा करें और लोगों के लिए। सर कैन आई ऐड टू दिस, ये जो आपको अच्छा लग रहा है ये सोसाइटी ने बनाया है कि अच्छा है, जरूरी नहीं है कि ये बातें अच्छी, एक समय पे सभी बातों को अच्छा माना गया था जो बाद में पता चली कि बुरी थी, तो मैं ये कह रहा हूँ। नहीं लाइक पहले लगता था कि पहले हमारा व्यू था कि अर्थ क्या है, वो है स्टैग्नेंट है, फ्लैट तो स्टैग्नेंट है, सूरज की चक्कर लगा है ना, तो जब गैलीलियो ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, सूरज चक्कर लगा, तो उसको फांसी देने वाले थे, तो वो बेचारा फांसी खाते खाते बचा है, वो आपकी बात सही है। वही चीज है, जैसे आपने कहा ये चीज अच्छा है, जैसे आपने कहा ये चीज अभी कोई तंबाकू या दारू पीने वाले के लिए टाइम को यूटिलाइज कर सकता है, 2 और पैक मारे, है ना, अब यहाँ किसी का टेक्सचर क्यों सुनो, अब उसके लिए वो अच्छा है, इनके लिए अच्छा हो क्योंकि अच्छा था, इट इज ऑल पॉसिबिलिटीज, है ना, मतलब चांस था कि ये अच्छा हो सकता है, कभी क्या मतलब बुरा हो जाए, हम बहुत बोरिंग डिस्कशन भी कर सकते थे, राइट, इट इज अगेन योर चॉइस, कि आप क्या चॉइस कर रहे हो, आप क्या फेस करना चाहो। और वैसे भी अभी नॉलेज कोई लिमिटेड तो है नहीं, ऑन टैप ऑफ योर सिंगल फोन टैप करो, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने जो बात की उससे कई अच्छी बातें आपको मतलब यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेक्चर्स में मिल जाएगी, इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे लगता है कि एक जो ह्यूमन बीइंग है, मुझे लगता है कि ही वांट एसोसिएशन, ही वांट रिकॉग्निशन, एक सोशल जो कनेक्टिविटी है, नेटवर्क है, मुझे लगता है कि उसको उस टाइम को मुझे लगता है किसी कंस्ट्रक्टिव तरीके से बिताना है, किसी एक इशू को डिस्कस करने के लिए बिताना है, दैट इज अदरवाइज इन्फॉर्मेशन ऐसा कोई अभी लैक नहीं है, यू कैन गेट कितनी इन्फॉर्मेशन, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि हमारा ब्रेन तो उतनी इन्फॉर्मेशन स्टोर ही नहीं कर सकता, किसी का भी नहीं कर सकता, तो ये भी एक फैक्टर है। इफ इट इज कंफ्यूजिंग यू कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो जस्ट टेक इट लाइक कि चॉइस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना भी कभी कभी ज़रूरी, मतलब ज़रूरी नहीं, इट कैन बी अ गुड चॉइस। लाइक आपने कहा कि मैं मेरे पास ये पेंसिल आई तो कहीं न कहीं किसी ने बनाई तो मेरे पास आई, बट देयर आर 1000 ऑफ अदर पेंसिल्स, पर आपने यही क्यों चूज करी? आपके पास अदर भी आज काफी सारे प्रोग्राम्स हो सकते थे, आपने यही क्यों चूज किया? नो वन मतलब उनका मैसेज आया बट दे नॉट बाउंडेड यू कि आना ही है भैया नहीं तो देख लेना, ऐसा नहीं दे सकता, दे जस्ट सेड कि ये एक आपकी चॉइस है। सो समटाइम जो कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम्स है, वो वहाँ से आती है कि जब हम अपनी चॉइस को या हमने अपने डिसीजंस को किसी और पे थोप देते कि इसने ऐसा कहा था इस वजह से मैंने ऐसा किया, नहीं तो मैं ऐसा थोड़ी हूँ। तो यहाँ पे इफ यू कैन से आई फाउंड इट गुड, या मुझे अच्छा लगा, या मेरे को लगा कि मेरे को जाना चाहिए, तो जब आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल खुद को करने लगेंगे तो इट विल बी बेटर देन कि आप कंफ्यूजन में नहीं होंगे, आप सोचेंगे कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं इसको आई एम चूजिंग दिस। सबसे एक बात रखो, ये समझ आप सब जो कहना चाह रहे हो ये कि जो भी चीज़ आप सोचेंगे तो उसको लेट इट बी, इसको होने दो, उसको एक्सपीरियंस करो। और प्लस टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर योर डिसीजंस आल्सो। सपोज करो कि मैंने चूज किया, सपोज करो कि इन्होंने मुझे बुलाया, मैं एक्सपेक्ट मैं नहीं आ रही, मैं बिजी हूँ, अब मैं आ गई हूँ तो आई शुड टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर दैट कि मैं आई हूँ, तो एटलीस्ट जो यहाँ पर टाइम है मैं उसको कंस्ट्रक्टिव वे में जो भी मुझसे हो सकता है मैं उस पर कंस्ट्रक्टिव वे में बिताऊँ, इंस्टेड ऑफ रीडिंग कि अरे इन्होंने मेरा संडे बर्बाद कर दिया। तो मतलब लगता है कि अपने डिसीजंस के लिए जो हमने चॉइसेस की हैं, जहाँ पर हमारे पास चॉइस करने का ऑप्शन था, जितना भी था 0.1% भी था, तो उसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, तो मुझे लगता है कि ये बेटर लाइफ को जीने के लिए एक बेटर हमें वो देगा। गुड लिविंग एग्जांपल इज लाइक parents being drunk
है ना, कोई फादर है जो अल्कोहल पीते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं मम्मी के साथ या फिनेंशियल इश्यूज क्रिएट करते हैं, तो देयर आर 2 चिल्ड्रन. अब वो एक चॉइस है, दे कैन ऑल्सो चूज द सेम पाथ, दे कैन ऑल्सो बी एन अल्कोहलिक, दे कैन ऑल्सो बी इग्नोरेंट, दे कैन ऑल्सो बी क्रिएटिंग सोशल प्रॉब्लम्स, है ना. दूसरा ऑप्शन क्या है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने ऐसे किया, उसके वजह से कितने लोगों ने सफर किया. तो वो चॉइस किसका है? आपका है. राइट, देयर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन हु कम अक्रॉस गेट ओवर इट कि मेरे पापा या मम्मी ने ऐसा किया तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता, है ना. कई लोग हैं कि नहीं, उन्होंने ऐसा किया, दैट इज माय आइडियल. Right, so it is always in your hands what you choose and what you choose not to. So, जैसे मैंने कहा, be accountable of what you do and what you say. Take responsibility of your decisions and your choices. That's And then it will be like life revolves around emotions and feelings. कौन सा इमोशन आपने क्रिएट किया और उससे कौन सी फीलिंग जनरेट हो रही है या कौन सी फीलिंग जनरेट हुई जिससे वो इमोशन जनरेट हो. तो then it will be like कि समझ आता है कि अच्छा ये चल रहा है और ये मेरा ही डिसीजन था. ये सुन करके ऐसा लग रहा है कि यार ये कन्वर्सेशन तो मतलब चलते ही रहेगी, मतलब खत्म नहीं होगा. मतलब आगे 2-3 घंटे तक का और हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं. थोड़ा ऐसा बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो रहा है, तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है. तो थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है इसको, क्योंकि अभी हमारा फाइनल लाइक हमारा ये एंड सेशन लाइक सेशन की एंडिंग ही है. तो सबसे पहले तो हम अपने स्पीकर से थैंक यू बोलना चाहते हैं. और एक तो उन्होंने अपनी नॉलेज शेयर की, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, इतना बढ़िया इंटरेक्टिव सेशन बनाया है इसको. थैंक यू सो मच शालिनी मैम, पूजा मैम, अनुभव सर, थैंक यू सो मच. एंड सेकेंडली वी वुड लाइक टू थैंक सिटी पिथौरागढ़ एंड सिटी पिथौरागढ़ फॉर ब्रॉडकास्टिंग दिस. और इस सेमिनार को सक्सेसफुल बनाने के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड APF अजीम सिंह जी फाउंडेशन, आप लोगों ने हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, आप लोगों ने हमको बिगिनिंग से बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया. तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस. जब भी हमको चाहिए होता है तो यू पीपल आर ऑलवेज देयर. और हमारी ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड बीइंग सच अ ब्यूटीफुल ऑडियंस. हाँ, और लास्टली I think myself. I think इतना देर सुनने के लिए we can all have a round of applause for yourself. क्या आप लोगों ने सुना? Yeah.